मैं खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन मुंतज़िर होंगे मेरे आज के प्रोग्राम की। और आज के प्रोग्राम में जैसा कल का प्रोग्राम, तो आपको पता है कि कल हमने जो प्रोग्राम किया था वो 6 सितंबर के हवाले से, यौम दफ़ा के हवाले से किया मैंने। प्रोग्राम तो कुछ और था, मगर जब मैं पहुंचा तो थोड़ा सा मूड चेंज हुआ। मैंने सोचा कि क्यों ना जो है यौम दफ़ा के हवाले से आज का प्रोग्राम जो अपने तमाम फोर्सेस को डेडिकेट किया जाए, पाक फौज को डेडिकेट किया जाए, तो उस हवाले से प्रोग्राम रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत से मैसेजेस आप सब दोस्तों के मिले, बहुत शुक्रिया, आप सब पसंद किया। बहुत कोशिश यही होती है कि जिस तरह भी इस इवेंट के हवाले से मौके की मुनासबत से प्रोग्राम को अगर तरतीब दे दी जाए तो ज़्यादा अच्छा भी रहता है, ज़रा मूड भी बन जाता है उस हिसाब से। तो बहरहाल और आज का प्रोग्राम जो आज भी असल में हमने सोचा कि क्यों ना बहुत दिन हो गए सहाफ़त के हवाले से बात करते, किसी सहाफ़ी को, आप बहुत सारे सहाफ़ी दोस्तों को आपको पता है कि बुलाता रहा हूँ मैं, आते रहे हमारे साथ, आते रहे प्रोग्राम, बड़ा बहस मुबाहिसा रहा है। फैसल अजीज़ भी आए और फिर बहुत सारे लोग आए उस हवाले से। तो बहरहाल तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक और हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनको बुलाया जाए, जो यकीनन कराची में जो वो आए हुए अपने घर आए हुए, वैसे बेसिक लाहौर में होते हैं वो, क्योंकि वहाँ के वो एक रोज़नामा मशरिक़ जो है, एक बड़ा पुराना अखबार है रोज़नामा मशरिक़, और उसके मैगज़ीन एडिटर की जो एडिटर की जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। तो कराची आए तो हमने सोचा क्यों ना उनको बुलाया जाए, कुछ लाहौर की सहाफ़त की बात भी हो जाएगी, इसी बहाने कराची की सहाफ़त भी, और फिर मुकम्मल तौर पर एक सहाफ़ी बरादरी की सही नुमाइंदगी करते हुए जो वो कुछ इस वक्त बातचीत हो जाएगी, क्या इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है, सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, सहाफ़ी क्या कर रहे हैं और सहाफ़ी ख़ुद क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर आपको होता है कि लोगों में देखने में भी आया, सुनने में भी आया कि अब लोग कहते हैं कि भाई अब तो सहाफ़त जो है सहाफ़त हो गई, लिफाफे की सहाफ़त। बात तो सच है इसमें, वो कहते हैं बात तो सच है, मगर बात और रसवाई की बात तो सच है। तो थोड़ी इस पर बात भी करेंगे, मगर सब एक जैसे नहीं है, सब लिफाफे से नहीं पढ़ रहे, ना लिफाफा सबको पाल रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ लोग बल्कि तादाद उनकी अब तो कुछ से ज़्यादा हो चुकी है जो वाकई लिफाफों से पढ़ रहे हैं, बल्कि अब तो मंथली पे वो बाकायदा 2 जगह से अपनी तनख्वाहें ले रहे होते हैं। तो बहरहाल जी वो हम बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, खुश आमदीद कहूँगा जनाब नदीम नज़र साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। थोड़ा सा लाउड बोलिए का। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं FM 100 का और शोभी भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। और मुझे दिली खुशी हो रही है आपके साथ मुलाकात करके। मैं क्योंकि अक्सर सुनता रहता था आपको लेट नाइट, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो लेट नाइट जाते हैं, तो इस वजह से फिर हम कभी कभी बीच में मैं FM सुनता रहा हूँ, आपको सुनता रहा हूँ। तो बहरहाल हमारा सिलसिला, क्योंकि FM 100 पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का पहला FM इंडस्ट्री का चैनल भी है, और फिर कराची के साथ फिर लाहौर भी, इस्लामाबाद भी चलता रहा। तो अब शुरू में हमारे सिलसिले जो हमारे प्रोग्राम जो होते थे, अब तो हमारे प्रोग्राम जो वो मतलब वैसे नेटवर्क पे तो दुनिया भर में लोग देख ही रहे होते हैं, फेसबुक पे भी जा रहा है, और ऐप आ गई तो ऐप जिसने डाउनलोड कर ली वो जो सोना चाहे देख ले। वरना शुरू में हमारे प्रोग्राम में होता था कि जब कराची से प्रोग्राम हमारा पहले स्टेशन शुरू हुआ तो नेटवर्क पे लाहौर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद मेन स्टेशन हमारे थे। तो यहाँ से मैं जब प्रोग्राम करता तो डायरेक्ट पूरा नेटवर्क हमारे मतलब हमारा शादी जो है वो नेटवर्क से हुआ जी। एक साथ ही जब आवाज़ पहली बार आवाज़ गई है अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान की, तो पूरे पाकिस्तान में एक साथ गई थी आवाज़। तो ये सिलसिला रहा बड़ा। तो आपको खुशामदीद कहते हैं, बड़ा अच्छा लगा, पता चला कि आप आए, हमने सोचा क्यों ना जो आपको बुला लिया जाए, आपसे मुलाकात कर ली जाए, और अच्छा इसी बहाने फिर आप जाएंगे तो फिर वो बात है देर आए दुरुस्त आए कभी कभी, मगर जल्दी के काम भी अच्छे हो जाते हैं। तो बार आजकल क्या मसरूफियात आपकी क्या कर रहे हैं आजकल? मैं डेली मशरिक में एज ए मैगजीन एडिटर जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहा हूँ। गुड, और कॉलम वगैरह लिखता हूँ, फीचर्स लिखता हूँ, इंटरव्यूज़, खास तौर पे मैं इंटरव्यूज़ ज़्यादा मैंने किए हैं। अच्छा, मैं एज ए मैगजीन एडिटर मशरिक में अभी इस वक्त काम कर रहा हूँ। इस वक्त काम कर रहे हैं। तो ये मैगजीन एडिटर तो फिर लाजमत है वो मैगजीन को पूरा एक मैनेज करना उसका जी। तो बड़ा वो तो मशरिक का तो काफ़ी पुराना एक अखबार भी है। कराची से मेरे ख्याल मशरिक का सिलसिला जो जी अब शुरू करने लगे हैं, अभी उसका डिक्लेरेशन मिल चुका है और जल्दी यहाँ से मशरिक तो पहले था, तो पहले यहाँ से बंद क्यों हो गया? यहाँ तो मशरिक की जगह भी सारी सब कुछ असल में डाउनफॉल में चला गया ना, बहुत ज़्यादा। शुरू में वो काफ़ी ज़्यादा उसको मुश्किलात की वजह से वो कर दिया, उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, तो उसकी वजह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ हिस्सों में बट गया। अब मशरिक लाहौर जो है वो अपना अलहदा है, मशरिक कोयटा अलहदा है। अच्छा। और मशरिक पेशावर अलहदा है, सेपरेट। अच्छा, मतलब घर में फैमिली में सारे सब अपने अपने हिस्से लेके निकल गए तो सब अपने अपने टुकड़े हिस्से बखरे हो गए। यहाँ तो मशरिक की बिल्डिंग में मेरे ख्याल वो नेशनल प्रेस क्लब वगैरह बना हुआ है यहाँ पर, वो नेशनल वाले बैठे हैं वहाँ पर उसमें बिल्डिंग में, क्योंकि 1-2 बार वहाँ जाना उमन होता है, दोस्त से जाना होता है। तो मैंने कभी मशरिक हुआ करता था, जब मशरिक था तो मैं
जहाँ मेरा जाना होता था वहाँ पर तो सिलसिला। तो आपकी सहाफ़त में आप कब से, वैसे आप कब से सहाफ़त में गए, कब ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ? वरना सहाफ़ी तो बड़ी, कहते हैं सहाफ़त बड़ी खुश्क जो फील्ड है, बड़ी खुश फील्ड है ये, इसमें बहुत कम ही लोग होते हैं। माजी में भी काफ़ी कम ही लोग थे, अब तो कुछ बल्कि लोग जो है वो मीडिया के हवाले सब लोग आने लगे, वरना माजी में तो ये सिलसिला था। तो कैसे फिर आप? मैं 1978 में जिस घर में पैदा हुआ वहाँ पे हर तरफ किताबें थी, अखबार थे और कागज़ थे। अच्छा, सही है। पेंसिल्स थी, पेन थे। तो वहीं से मैंने देखा, वालिद साहब मेरे जर्नलिस्ट थे, गुलाम मोहिउद्दीन नज़र। अच्छा। वो मशरिक में उन्होंने 30 साल अपनी उनकी सर्विस थी वहाँ पे, रोजनामा मशरिक। तो उन्हीं को देखते रहते थे। फिर 92 में एक लम्हा ऐसा आया जो हर इंसान की ज़िंदगी में आता है कि वो उनकी डेथ हो गई। अच्छा। तो उस वक्त मैं 9th क्लास में था, तो ख़बरें अखबार अभी नया स्टार्ट हुआ था सितंबर में, 26 सितंबर। तो ज़िया शाही साहब उसके जो चीफ एडिटर थे, वो दोस्त थे, उन्होंने घर ताज़ियत के लिए आए तो उन्होंने कहा जी कि आप का एक बेटा जो है ना उसको मेरे पास आप 2 बेटों को आप मेरे पास भेज दें। तो वो मेरे नाम का कोटा निकला, मेरे भाई के नाम का लिखा। तो मैं चूँकि वाले साहब को ज़्यादा फॉलो करता था, मुझे शौक़ था कि मैं भी उनकी तरह लिखूं। अखबार में उनकी तस्वीर छपनी, उनका कहानियाँ छपनी, उनकी किताबें छपी हुई हैं काफ़ी सारी। अच्छा, गुड। तो वहीं से फिर स्टार्ट हुआ। मैं एज ए रेफरेंस असिस्टेंट वहाँ पे मैंने काम शुरू किया। 9th क्लास में था, स्कूल से यूनिफॉर्म में मैंने पैदल खबरें के ऑफिस जाना सीधे, और रात को फिर वहाँ से ड्यूटी करके वापस जाना। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने देखा कि लोग लिख रहे हैं, उनकी तस्वीरें छपती हैं, मुझे बड़ा शौक़ था। को 3 साल बाद मैंने एक कॉलम लिखा, साथ साथ अपनी एजुकेशन जारी रखी। तो वो कॉलम, फर्स्ट कॉलम के ऊपर मुझे याद है अच्छी तरह, मेरे पास अभी भी लेटर मौजूद है, तो मुझे उस पर मेरे चीफ एडिटर ने 500 रुपया इनाम दिया। उस वक्त 500 रुपये आपको दिया? 500 रुपया, बड़ी बात है भैया। तो और मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ की। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एडिटोरियल सेक्शन में भेज दिया। इदारती पेज, आपको पता है कि वो अखबार का दिल होता है, वो दिल होता है। मतलब आप देखें, बड़े बड़े जो ज़्यादातर सीनियर हमारे जो पढ़ने वाले कारी हैं, वो जो एडिटोरियल ही पढ़ते हैं, एडिटोरियल पूरा अखबार नहीं पढ़ते वो जी। उससे उसमें जो इदारिया छपता है वो आपको पता है, वो पॉलिसी बताता है आपको कि अखबार किस तरफ जा रहा है। तो वहाँ से फिर मैं असिस्टेंट एडिटोरियल हुआ, फिर रफ्ता एडिटोरियल इंचार्ज हो गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि आप नया अखबार, उनका एक छोटा इवनिंग का, उन्होंने कहा वो निकाले वो, फिर मैंने उसमें काम शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा मैगजीन में आ जाएं, वो मैगजीन, फिर मैं मैगजीन एडिटर हो गया। वहाँ से ये सिलसिला चलते चलते तकरीबन 2016 तक मैं खबरें में मैगजीन एडिटर रहा जी। और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ से। उसकी वजह यह थी कि ज़िया साहब से तो बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक़ था, लेकिन मैंने एक किताब लिखी इस दौरान पाकिस्तान आर्मी पर। अच्छा। तो वो किताब के ऊपर मुझे काफ़ी मेडल्स भी मिले, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अवार्ड्स मिले। तो मेरे कुछ बड़ों को ऑफिशियली एतराज़ हो गया। तो उन्होंने यही कहा कि जी आपने पूछ के लिखनी थी, या ये वो उस पर क्लैश हो गया। हाँ, तो वो इसीलिए लाजिम है, तो आपके अवार्ड मिल गए, आपकी एप्रिसिएशन हो गई, तो उनके हवाले से होती तो अलग बात थी वो। हाँ जी। तो वहाँ से फिर मैंने छोड़ के मैं डेली औसाफ ज्वाइन किया। अच्छा। एज ए मैगजीन एडिटर। वहाँ मैंने 2 साल का अरसा गुजारा। उसके बाद फिर वहाँ से क्राइसिस आ गए। आपको पता है ये बीच में जो क्राइसिस आए, और एकदम से बहरान, एक मीडिया का बहरान आ गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जर्नलिस्ट बेरोज़गार हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 1 आध महीने के अंदर अंदर मैं वहाँ पे आ गया जहाँ पे मेरे वाले साहब का ऑफिस था, मशरिक। मैं अपने आबाई अखबार में अब वहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा नदीम भाई बताएं कि ये मतलब जो मीडिया पे हमारे क्राइसिस जो आए हैं, इसकी क्या वजूहत है? वरना एक मीडिया, हमारा अखबार जो सहाफ़ी की एक अहमियत जो पहले थी वो बहुत थी, अब सहाफ़ी की अहमियत दिन ब दिन गिरती जा रही। मीडिया जो बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। मतलब अब देखें तो अजीब सा लगता है कि बंदा करे कि जो सहाफ़ी बेचारे सोचते हैं यार हमें लिखने बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, अब करें क्या? अब मार्केट में धनिया पुदीना तो बेचने से रहे, अब हम जाके क्या करेंगे? मतलब क्या बेचें जाके वो? तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या वजूहत है? 90 की दहाई में मीडिया, ये प्रिंट मीडिया बहुत स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। मैंने 2 लाइनों की 3 लाइनों की खबर के ऊपर एक्शन होते देखा। हाँ, बिल्कुल। मैंने लोगों को वहाँ हमारे ऑफिस में आके खड़े होके तो वो एहतजाज करते भी देखा है, रिक्वेस्ट करते भी देखा है कि जी ऐसे नहीं। लेकिन जब जनरल मुशर्रफ साहब का दौर आया, उसके बाद चैनल्स की एक भरमार एकदम से, चैनल्स बेशुमार टीवी चैनल्स जो है ना, उनको वो दिया गया लाइसेंस।
तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा कारोबारी तबके ने उठाया। उन्होंने अपने चैनल निकाले, कुछ अभी भी मारूफ चैनल जो हैं वो कुछ कारोबारी लोगों के, वो प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। तो उन्होंने काफी सारा डैमेज किया अखबार को, ऐसा ऐसा अखबार की और अखबार नवीस की अहमियत कम होती चली गई। फिर लोगों का चैनल्स की तरफ रुझान होता चला गया, लोग एंकर्स को पसंद करने लगे क्योंकि लाइव चल रहा होता है। हाँ, पसंद हुआ था कि अखबार में तो आज जो खबर बनेगी तो सुबह मिलेगी, पता चलेगा कि क्या हुआ था। अब चैनल पे तो फौरी तौर पर सामने नजर चैनल पे आ जाती है, लेकिन अब फिर दोबारा लोगों का रुझान जो है वो उसकी तरफ आ रहा है, अखबार की तरफ, क्योंकि चैनल पे जो खबरें चल रही होती हैं वो 80% मुसद्दका नहीं होती। वो ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में वो इतना डैमेज कर रहे हैं जर्नलिज्म को, आपके सामने ही है। एकदम से ब्रेकिंग न्यूज लाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद उसकी तरदीद आ रही होगी किसी और सूरत में, वो वाजिया तरदीद नहीं चाहते। लेकिन अखबार का कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता है सिलसिला, इस वजह से कि इसकी खबर जो है ना वो मुसद्दका होती है। इनके पास टाइम होता है, चैनल्स के पास टाइम नहीं होता। उन्होंने रेटिंग के दौड़ में उन्होंने फटाफट जो है ना चला देनी होती बगैर तस्दीक किए। इस वजह से अभी अखबार की अहमियत कम हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती किसी भी। अच्छा, नहीं वो तो दुनिया में भी देखा जाए, अगर नदीम साहब मेरे ख्याल दुनिया में चैनल्स भी हैं, अखबारात भी हैं जी, है ना, हमसे ज़्यादा चैनल्स भी हैं, हमसे ज़्यादा अखबारात भी हैं, और वहाँ लोग कारी भी बेपनाह लोग हैं। वहाँ तो मैंने देखा कि लोग किताबें भी, अखबारात भी, गाड़ी में ट्रेन में जा रहे हैं तो वहाँ भी पढ़ रहे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ क्यों, हमारे यहाँ लोग अब आमतौर पर ये हो गया कि साफ़ी को, जब कोई साफ़ी कुछ होता है तो कहते हैं भाई यार छोड़ो ये एम ही है, बस अब इसने क्या करना, कुछ नहीं है फला। मतलब साफ़ी की वैल्यू दिन ब दिन फिर ज़्यादा क्या होगा कि साफ़ी को कहते हैं यार ये तो लिफाफे वाले लोग हैं भाई यार, इनको क्या, इनको ने इतनी लिफाफा मिलना है, इन्होंने कुछ से कुछ लिख देना, कौन सा इन्होंने क्या करना है। तो ये हमारे ऐसा क्यों, हमारे हुआ क्यों, ये किन की वजह से हुआ क्यों ये कि लोगों के जहन से साफ़ी की जो एक सच्चाई थी, एक कि ये सच्चाई, ये जो लिख रहा है वो सही होगा, ये डिटेल हमें देगा, सही देगा, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही धीरे धीरे। ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा? पहली बात तो ये कि जो दूसरे ममालिक हैं, बैनुल ममालिक जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने एक प्राइम टाइम के ऊपर लोगों ने देखना, रात को फ्री होके एक आध प्रोग्राम देख लिया, थोड़ी सी न्यूज़ हुई, सारा दिन उन्होंने जब सफ़र करना है उन्होंने वाक़े वाली बात की, उन्होंने पढ़ना है कुछ ना कुछ, वो किताब पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ आप देखें। हम लोग जो है हम हर वक्त सियासत में घुसे रहते हैं, हम कुछ सीखना नहीं चाहते, हम सिर्फ सियासत में घुसे रहते हैं, उस पर गुफ्तशनीद करते रहते हैं। आज का डैमेज जो हुआ है ना वो ज़्यादा वो सोशल मीडिया ने डैमेज किया है जर्नलिस्ट को। हर बंदा कॉलम निगार बना हुआ है, जिसको लिखना टगे का भी नहीं आता, माफ कीजिएगा, ये बात तो हर बंदा, हर जिसका जो दिल करता है ना वो लिख के वहाँ पे लिखता है जी मैं कॉलम निगार, सीनियर कॉलम निगार, जूनियर कॉलम निगार, वो अपने आप से खुद ही सीनियर जूनियर बन गए वो। अच्छा, उसके ऊपर कोई तालीम की कैद नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की कैद नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कुछ भी लिखे जा रहा है वो लिखता है। और दूसरी बात ये है कि जो छोटे छोटे अखबारात हैं, डमी अखबारात, उनमें वो छुपवाते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं जी मेरा ये फलाने अखबार में कॉलम छप। अब वो उनकी ज़रूरत है, छोटे अखबार उन्होंने पेट भरना होता है, लाज़मी बात है, वो तो ज़रूरी है, वो तो उनको तो चाहिए ना, उनको तो चाहिए, उनको कुछ भी चाहिए, उन्होंने भरना, उसको करना, उन्होंने पेट भरने के लिए वो उनको छाप देते हैं और उनको वो साफ़ी बना देते हैं। अब इसी वजह से जो असल जर्नलिस्ट है वो डैमेज होता जा रहा है। अब पुराने जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दूसरा एक टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा सा है कि हम तो चले टेक्नोलॉजी सीख गए, लेकिन हमसे जो सीनियर लोग हैं जैसे महमूद शाम साहब हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब, वो हाथ से अभी भी हाथ से लिखते हैं। आज भी मैंने देखा है महमूद शाम साहब आज भी वो बैठ के हाथ से लिख रहे हैं, वो पूरा कॉलम पूरा हाथ से लिख के देंगे, वही नहीं वो बात। पिछले दिनों मैं उनका इंटरव्यू भी करके आया था। अच्छा, तो वो शाम साहब, हाँ जी, महमूद शाम साहब, वो भी अभी भी हाथ से ही लिखते हैं। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जी ये, कहते हैं जी अब मैं क्या करूं, मैं तो अब उम्र भी नहीं है मेरी सीखने की, तो मैं जितना, उन्होंने तरजीह नहीं देना, उन्होंने कंप्यूटर को तरजीह नहीं दी, उन्होंने जो हाथ की बात है वो कंप्यूटर की बात तो नहीं। कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से सीनियर्स पीछे चले गए और कुछ इन लोगों ने जो फेसबुक पे जर्नलिस्ट बने हुए हैं उन्होंने उनको पीछे धकेल दिया। तो अब इसके बाद चैनल्स भी जो है ना वो डैमेज होते जा रहे हैं, ऐसा ऐसा उनकी भी अहमियत कम होती जा रही है, क्योंकि हर बंदा सोशल मीडिया पे फौरी तौर पे, आप चैनल जो है आप ट्विटर से खबर उठाते हैं, आप ये देखें कि खबर उनके पास ट्विटर के जरिए आती, टेक्नोलॉजी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आती, वो उसका कहता स्क्रीनशॉट चलाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो ट्विटर पे इसने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये सोशल मीडिया इतना ट्वीट दिया और ये सोशल मीडिया यानी कि मजीद ऐसा ऐसा स्ट्रॉन्ग होता है। जहाँ उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, जहाँ पॉजिटिव बातें हैं वहाँ पे नेगेटिव भी हैं आपके सामने।
हाँ ये तो है, मगर ये कि अब ये बात अगर ये सब कुछ अगर टीवी वाले अगर ये करते रहेंगे कि वो ट्विटर उठा के चलाते रहेंगे तो फिर ये बंदा बेचारा क्या साफ़ी क्या जाएगा ना, क्या साफ़ी तो दबता जा रहा है। अब देखें जब ये बहरान आया उसके बाद एक बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन है, वो उसका तो उसने कहा जी कि बिजनेसमैन ने कहा कि अब मुझे चाहे कोई और किसी चैनल में अखबार में रखे ना रखे, लेकिन मैं साफ बात करने का आदी हूँ अपने वालिद साहब की तरह, कि बिजनेसमैन ने कहा जी कि इनको आधी तनख्वाह पे काम करना तो करो, नहीं तो जाओ। अच्छा यही तो कितने लोग यही हुआ, कितने लोग सीनियर तरीन मैंने अपने दोस्त देखे हैं, सीनियर मेरे कुछ बुजुर्ग भी हैं, वो मजबूरन उन्होंने हाफ सैलरी पे, बिल्कुल हाफ सैलरी पे काम करना पड़ा। कितने शदीद बहरान का शिकार, और जो लोग दूसरे थे वो कई बेरोजगार भी अभी तक बेरोजगार हैं। आप देखें मतलब बहुत सारे इदारे हैं ऐसे बड़े बड़े इदारे हैं कि जहाँ पर जिन्होंने हजार लोग एक साथ, हजार लोग बड़े चैनल उन्होंने एक हजार लोगों को मतलब फारिग कर दिया बिल्कुल। उसमें बहुत सारे इदारे के जहाँ से मतलब बाकायदा फोटोग्राफर के डिपार्टमेंट तक खत्म हो गए जी, फोटोग्राफर ही नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल वो जो कैमरे की जो टीवी से जो बन रही है उसी से फोटो निकाल रहे हैं, उसी से तस्वीर निकाल रहे हैं, वो फोटोग्राफर डिपार्टमेंट ही नहीं, सारे बेरोजगार हैं सब। और अगर कहीं मतलब थोड़े सीनियर लोग कुछ हैं भी सही तो वो यही उनके साथ हुआ कि यार आपने इतनी सैलरी में काम करना है तो करें, नहीं करना तो आप भी जा सकते हैं। बिल्कुल। अब वो मजबूरी बात कहते हैं कि मरता क्या ना करता तो घर चलाना है। उन्हें पता है जब 1000 लोग पहले बेरोजगार यहाँ से निकले उनको नहीं मिल रही होगी तो मुझे कैसे मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जी। तो यही मसला बड़ा वाकई हकीकत है। ये हमारे यहाँ मीडिया हाउसेस का खासतौर मीडिया मालकान ने ये बड़ा खेल खेला हुआ हमारे यहाँ। और इस वक्त आप देखें कि कराची में, लाहौर में भी यकीन ऐसे ही होगा, कराची में भी तकरीबन जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं सब ने यही किया। वहाँ पर बिल्कुल साफ़ी बेचारे प्रेस क्लब में जब हम जाके बैठते हैं तो मतलब वहाँ पर ये समझ लें कि ज़्यादातर अक्सरियत से लोग बेचारे बेरोज़गार साफ़ी हैं वहाँ पर, अक्सरियत से बेरोज़गार साफ़ी बेचारे जो बैठे होते हैं सिर्फ इसी चक्कर में कि यार अब क्या करें, अब क्या। लेकिन आप ये शोभी भाई आप भी माशाल्लाह सीनियर हैं, आप ये आपसे मैं अगर आप बुरा ना बनाए इस बात, ये प्रेस क्लब्स का क्या फ़ायदा है, इन यूनियंस का क्या फ़ायदा है कि जब आप उनको सपोर्ट ही नहीं करते? नहीं मैं ये तो पता मैं KOJ का मेंबर हूँ, मैं PFI जो है वो सारी इदारों का, मैं तो खुद यहाँ बुला कर मेरी वाजिद अंसारी यहाँ के हमारे फिर दूसरे तमाम लोग आए, मैंने बुलाए यहाँ पर, मैं बिठाया, मैंने कहा मुझे बताएं ये तंजीमें बन तो गई बहुत सारी और अब KOJ के कितने धड़े बन गए, अलग अलग बन गए सारी। उसमें भी एक KOJ जो है वो कितने कराची में कितने बन गए, लाहौर में कितने होंगे, इस्लामाबाद में कितने, हर जगह बनते जा रहे हैं ये सारे यूजेस अलग अलग बनती जा रही हैं। मगर वो सारे क्या है कि बस अपने काम के लिए वो क्या फंडिंग आती है वो ऊपर के लोग अपना करते हैं, नीचे वाले भी आज भी जा रहे हैं वही वैसे ही बिल्कुल वैसे कोई हासिल नहीं उसका। अगर बेरोजगार हैं तो उनके लिए रोजगार की तलाश कौन करेगा, कोई नहीं, किसी को टाइम नहीं किसी के पास। जितने भी हमारे क्लब्स हैं ये वो सब हैं वो मतलब वैसे सहूलत देने को तैयार हैं। ये अगर उनको कोई 100 बंदे वहाँ खड़े होकर कहते हैं कि यार हमें जॉब दिलवा दो तो ये कहेंगे कि हम कहाँ से दिलवाएं यार, हम तो उसमें क्योंकि वो जो बॉडी में लोग हैं वो बेचारे खुद आधे खुद बेरोजगार हैं। ये भी तो देखें ना, बॉडी के आधे लोग खुद बेरोजगार है। तो ये इसका जो बहरान का फ़ायदा है ना वो हमारे कुछ बड़े साफ़ियों ने उठाया, बड़े साफ़ियों ने टेक्निकल तरीके से उन्होंने वहाँ से इमदाद ली और ख़ुद यही तो मसला है। सबसे बड़ी बात पता नदीम भाई यही मसला है कि हमारे यहाँ फंडिंग भी अच्छी खासी होती है गवर्नमेंट से, तमाम यूजेस को जितने इदारे हैं जितनी तंजीमें सबको फंडिंग हो रही है करोड़ों में फंडिंग हो रही है, ये भी लाखों में नहीं करोड़ों में हो रही है, मगर वो कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं चल रहा। चलिए इस पर बात करते थोड़ा सा। और हमारे साथ मौजूद है नदीम नज़र साहब हमारे साथ मौजूद है। और नदीम अगर बाद में यकीन आप जब गौर से सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, उस चीज़ में बहुत सारे काम की बातें निकल आएंगी। और अयाज खान कहता है अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर जी, ग्रेट आरजे, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम अजमल शोभी भाई, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआ से, बस आप सब दुआ करते रहा कर मेरे लिए। और उसके साथ अयाज खान कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, थैंक यू जी। आमिर यासिन साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर यासिन साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आमिर यासिन साहब? आप ठीक हैं, खैरियत से? आपको खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। उस्मान बलोच बहुत शुक्रिया, आज आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहता हूँ। कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? और शमीम अनवर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम जी, आप ठीक है, खैरियत से? आपको वेलकम कहता हूँ, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जनाब उस्मान बलोच कहते हैं ज़बरदस्त जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। कशफ अली बहुत शुक्रिया कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद मिनाल खान जी ज़बरदस्त, थैंक यू जी। और महविश उज़ैर खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कशफ अली कहते हैं नाइस जी। और उसके बाद मूसा कहते हैं जी नाइस जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। और हम प्रोग्राम में लाइव कॉल भी लेंगे मगर थोड़ी सी देर के बाद, तकरीबन 2 बजे तक लाइव
कॉल लेंगे, तो आपसे गुजारिश है अगर आप लाइव कॉल पर बात करना चाहें, नदीम साहब से बात करना चाहें, आपके जहन में कोई बात हो, अगर सहाफ़त के हवाले से कोई बात आपके जहन में, सहाफ़ियों के हवाले से कोई बात आपके जहन में और उसको थोड़ा सा आप क्लियरफाई करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में वजाहत चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-100 पर हमारे प्रोग्राम में, लाइव कॉल में। और अगर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो पर, तो दुनिया भर में कहीं भी आप मौजूद हैं तो यकीनन हमें सुन सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आप एंड्रॉयड के लिए जो है वो ऐप हमारी मौजूद है, FM 100 पाकिस्तान की ऐप मौजूद है, आप उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उसके बाद लिसन लाइव का जो आपको कैटेगरी नजर आएगी उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर तमाम हमारे स्टेशन आ जाएंगे। कराची को क्लिक कीजिएगा तो कराची को सुनना शुरू कर देंगे। तो दुनिया में कहीं भी आप हों तो आप हमें सुन भी सकते हैं। और अगर देखना चाहें तो फेसबुक पर आपको मेरे ऑफिशियल पेज पर मुझे ज्वाइन करना होगा और वो है अजमल खान शो भी एंकर पर्सन। आप आएंगे और उसको आप वहाँ पर हमें लाइक कर लें, फॉलो कर लें और ज्वाइन करें और अपने लाइव कमेंट्स देकर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कोई बात आपके जहन में पूछना चाहते हैं सहाफ़त के हवाले से, किसी मीडिया के हवाले से, तो आप बिल्कुल बेझिझक को बात हमें कर सकते हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा। हमारे साथ मौजूद हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब नदीम नज़र साहब मौजूद हैं और ज़रीन सत्तार गनी वाला कहती है वेलकम गेस्ट जी, और नाइस जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फ़रा महमूद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम फ़रा, आप ठीक है, खैरियत से जी। हमारे साथ मौजूद नदीम साहब मौजूद हैं। अच्छा नदीम भाई ये बताएं कि कॉलम के हवाले से, कॉलम कहते हैं आमतौर पर कहते हैं कि यार कॉलम लिखने के लिए बंदे का जहन अलग ही होना चाहिए जी। तो क्या अलग से क्या हो, बंदा क्या अलग से कोई अपना ब्रेन को अलग से बनवा के लाए कि ये कॉलम निकालने के लिए अलग ब्रेन होना चाहिए क्या, मतलब क्यों? बहुत सारे अमूमन मैंने देखा है आमतौर पे कुछ लोग कहते हैं, मैंने प्रेस क्लब में देखा है तो कुछ लोग कहते हैं यार बस वो कॉलम लिखने वाले लोग अलग ही होते हैं। तो मैंने कहा जो बताओ दे वो अलग कहाँ से आते, कहाँ से हैं वो, उनका जन्म कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये तो पता चले। वो कॉलम जो है ना उसके लिखने के लिए शऊर सबसे पहले होना चाहिए, आपके पास मालूमात होनी चाहिए। अच्छा साफ़ी जो एक आम साफ़ी है होना चाहिए, नहीं आप एक साफ़ी जो है कि उसके पास शऊर नहीं होता? नहीं, शऊर होता है लेकिन उसके पास लिखने का वो पोटेंशियल नहीं, उसके पास वो अल्फाज नहीं होते कॉलम लिखने वाले। अब रिपोर्टर जो है वो रिपोर्टिंग ही करेगा, वो खबर ढूंढ के लाएगा, उसको अपने अल्फाज में सीधा सीधा बना के दे देगा। फीचर राइटर है वो। अच्छा हमारे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आजकल के हमारे जो रिपोर्टर हैं वो हमारे वही बात है कि आजकल सहाफ़ी तो हर अब वो आदमी सहाफ़ी बना हुआ है कि बगल में अखबार दबाते हैं या डायरी दबाते हैं, सहाफ़ी बन गए वो। अच्छा वो मैंने देखा आमतौर पर चैनल्स पर जब वो रिपोर्ट दे रहे होते हैं या रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो वो बोला भी नहीं जाता उनसे। अच्छा वो ना ते का पता, ना पे का पता, ना काफ का शीन का कुछ भी पता नहीं होता, बस पता नहीं क्या बोल रहे हैं। पहले वो कहता कि क्या मतलब पता नहीं कैसे हमारे साफ़ी। अब सहाफ़त वाकई आमतौर पर लोग कहते हैं साफ़ी, तो साफ़ी मुझे लगता है सहाफ़त बड़ी आसान सी चीज़ हो गई, सस्ती सी चीज़ हो गई है। बिल्कुल हर दूसरा शख्स साफ़ी बनना चाहता है, साफ़ी। अच्छा सबसे बड़ी बात ये, सॉरी एक बात मेरे जहन में आई, आपकी बात काट रहा हूँ मैं, और वो ये कि मैंने फेसबुक पर देखा है कि आप देखेंगे फेसबुक पर अगर आप स्क्रॉल जब करते हैं तो उस एक पूरे एंड तक जाते जाते आपको मेगा 20-25 आपको ऐसे ऐड मिल जाएंगे जो कहेंगे आइए हम आपको साफ़ी बनाते हैं जी, सस्ते दामों। और ये सस्ता, बिल्कुल सस्ता, और कुछ लोग कहेंगे बगैर, और आप इतने पैसे अदा करें और सहाफ़ी बन जाएं, आपको प्रेस कार्ड भी दिया जाएगा, आपको अथॉरिटी लेटर दिया जाएगा, आपको लोगो वाला माइक दिया जाएगा और आपको ये दिया जाएगा, आपकी नंबर प्लेट दी जाएगी, आप इतने पैसे जमा करें, रजिस्ट्रेशन कराएं और सहाफ़ी बन जाए, रजिस्ट्रेशन जमा करें सहाफ़ी बन जाए, मतलब वो पैसे दे के सहाफ़ी बन जाए, पढ़ा लिखा सहाफ़ी। ये क्या, इसको कोई रोकने वाला नहीं है? ये पैगंबरी पेशा है जिसको इन लोगों ने बदनाम कर दिया। अब उनके पीछे भी कुछ आप साफ़ी जो ओरिजिनल जेन्युइन साफ़ी हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, इस वजह से वो बच जाते हैं। कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि छापे भी पड़े, वो पकड़े भी गए, लेकिन वो फिर दोबारा वो नए सिरे से काम शुरू कर दे किसी और नाम से। अच्छा ज़्यादातर मैंने देखा ज़्यादातर ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक पंजाब से ही है जी, ज़्यादातर जी, लाहौर से या इस्लामाबाद से या फैसलाबाद से, ऐसी जगह से। मैंने जब देखा उनके नंबर देखे, मैंने एक दो से तो मैंने बात भी की, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे मुझे मसला, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार वो कह रहे हैं हाँ जी जनाब बिल्कुल जनाब हो जाएगा जनाब, आपने जनाब हमारे 10,000 रुपये फ़ीस है जनाब, वो 10,000 रुपये आपने पे करने हैं और 10,000 पे करेंगे जी, फिर हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, फिर आपको ये भेजेंगे, उसके बाद फिर आपने 10,000 रुपये बाद में और पे करने, फिर आपको लोगो देंगे और आपको बिल्कुल हमारे इदारे का एक कार्ड मिल जाएगा, जो है वो प्रेस कार्ड मिल जाएगा, फलाना मिल जाएगा। मैंने कहा यार मैं तो थोड़ा बस साफ़ी मैं खो चुका हूँ। कह रहे नहीं वो यूँ है फलाना, तो ये बड़ा अच्छा होगा, फिर यूँ होगा, हम आपके सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा यार कल को अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? कह रहे नहीं हम आपको सपोर्ट करेंगे जी, हम आपको, वरना आमतौर पे बड़े इदारे तो सपोर्ट ही नहीं करते। मैंने कहा यार ये भी अच्छी बात है। तो ये मतलब इदारों का ये हाल है, लोगों को ज़हनी तौर पर उन्होंने ऐसा किया हुआ है कि आप साफ़ी जाके, आप सहाफ़त में जाके लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं जी,
अब हम आपको देंगे, आप हमें पैसे दें, हम आपको कार्ड देंगे, आप जाएं और शुरू हो जाएगा। आज की नस्ल में कुछ ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं कि जो कार्ड बनवा के तो वो चालान से बचने के लिए वो ज़्यादातर उनकी यही कोशिश है कि हम वहाँ पे दिखाएंगे ट्रैफिक वार्डन को तो वो हमें छोड़ देगा, ट्रैफिक वाले को, पुलिस वाले को, किसी को भी। तो इस वजह से भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो खरीद लेते हैं, कार्ड खरीदते हैं। तो इसकी सरकोबी होनी चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए। ये तंजीमें क्या कर रही हैं? तंजीमों को असल में चाहिए ना कि इसके बारे में कोई एक्शन लें। जो हमारे पेशे को बदनाम कर रहे हैं उनको पकड़ें, उनको सजाएं दिलवाएं, किसी एक को तो सजा दिलवा दें। हाँ, वो तो ये भी तो है, वो बाकियों को खुद ही सबक हासिल हो जाएगा, वो डर जाएंगे। तो किसी को पकड़े कैसे? कुछ लोग तो उनके पीछे खुद सपोर्टिंग है ना, तो वो इसलिए पकड़ते नहीं है, उनको हिस्से मिलते हैं। हाँ, वो मैंने देखा, बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसे। मैं जब फेसबुक पे देखता हूँ तो मतलब लाइन से कुछ ना कुछ आ रहे, 1-2 मिनट के बाद वो ऐसा स्पॉन्सर जो है वो बाकायदा स्पॉन्सर, वो ऐड उनके स्पॉन्सर पे चल रहे हैं। मतलब उन्होंने बाकायदा कमर्शियली वो ऐड चलाए हैं उस पर, जिसमें फेसबुक पे चल रहे हैं बाकायदा, और उस पर व्हाट्सएप पे भी उनके मैसेज आती रहती है, जी हम साफ़ी बने, आइए हम आपको साफ़ी बनाते हैं, आइए हम आपको साफ़ी बनाते हैं। तो मैंने कहा यार साफ़ी भी पता नहीं कैसे साफ़ी, कौन से साफ़ी भाई, जो जहाँ पर तैयार हो रहे हैं, फैक्ट्री है जहाँ साफ़ी तैयार हो रहे हैं। तो ये तो बहरहाल ये तो सिलसिला अलग है। हम आ रहे थे उधर कुछ कॉलम निगारी की तरफ से उनकी बातें हमारी हो रही थी, वो आप बता रहे थे कुछ कॉलम निगारी के बारे से। कॉलम निगारी के लिए तो एक आप विजन होना चाहिए ना आपके अंदर, यानी कि आप अगर शौक रखते हैं, आप सारा दिन जो कॉलम निगार ओरिजिनल जो जेन्युइन कॉलम निगार हैं, जो बड़े कॉलम निगार, वो सबसे पहले चाय के कप के साथ सारे अखबार पढ़ते हैं। अब तो ऑनलाइन हो गया, वो ऑनलाइन पढ़ते हैं उसको, कुछ खरीद के पढ़ लेते हैं। तो वो उसमें से फिर अपना टॉपिक खुद जिस पे वो लिख सकते हैं या समझते हैं कि उनको लिखना चाहिए अवामी मफाद में, वो उसमें लिखते हैं। लेकिन जो आजकल के दूसरे नौजवान हैं कॉलम निगार, वो बस फेसबुक पे कोई एक लाइन चल गई है तो 15 मिनट बाद उनका कॉलम आपको नजर आएगा फेसबुक पे पढ़ा हो। तो ये सूरत हाल है कॉलम निगारी के बारे में। सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आम तौर पे जो सहाफ़ी के बारे में एक चीज़ है कि सहाफ़ी जो अखबारात के लिए कि अखबारात की बुनियाद होते हैं सहाफ़ी, ये मैं बचपन सुना था मैंने, अभी तक मुझे पता नहीं चला, तो ये कहाँ तक सच है? नहीं, ये वाकई सहाफ़ी बुनियाद होते हैं अखबारात के लिए। और आप देखें ये पुराने जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब हैं और लोग थे, वो कितनी उन्होंने कैदें और सौख्तें बर्दाश्त की हुई हैं, वो थे जेन्युइन साहब। अब वो तो दौर भी अलग था ना, वो दौर भी अलग, वो तो दौर अलग था, जिनको हमने पढ़ा भी है वाकई कि वो सहाफ़ी थे, सारे वो सहाफ़ी थे। और मगर अब उसके बाद जो अब जब से हमने होश संभाला, हम देखते आ रहे हैं, मैं खुद भी लाजमी इसी फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, मेरी भी ज़िंदगी गुजर गई रेडियो, TV, अखबार तीनों में। मगर मुझे बात है कि मैं अब तक वो कहता हूँ कि अगर बुनियाद, अगर आप एक अपने इदारे की बुनियाद हैं जी, तो फिर ये बुनियाद हिला कैसे देते हैं? वो बुनियादें छोड़ के बंदे वो बुनियाद बिल्डिंग से वो बुनियाद निकल कैसे जाती है? असल में डोरें जो हैं वो उस बुनियाद की जो डोरें हैं ना, वो अब इनके हाथ में नहीं रही साफ़ियों की। अब वो कहीं और से डोर कभी इसकी हिला दी, कभी इसकी हिला दी, यानी कि हमें कमज़ोर कर दिया गया, हम कमज़ोर से कमज़ोर तर होते गए। हमारी यूनियंस ने हमें खुद कमज़ोर कर दिया अपने ज़ाती मफादात की खातिर, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए। हम लोगों को जो छोटे लेवल के जर्नलिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा वो डैमेज हुए, उनको परेशानी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी और अभी भी कर रहे हैं। और जो ऊपर के लेवल के हैं उनको सारा कुछ मिलता है, आपके सामने ही है सारी दुनिया। नहीं तो कम इदारों को, इन तंजीमों को बनाने वाले भी हम, चलाने वाले भी हम। जी बिल्कुल। तो फिर हम इनसे शिकवा कैसे होगा? मतलब आप भी कह रहे तो आप लाजमी आप भी किसी न किसी तंजीम का हिस्सा होंगे जी, किसी न किसी तंजीम या किसी की बॉडी का हिस्सा तो हुए ना आप भी। जी, प्रेस क्लब से, लाहौर के प्रेस क्लब से, वहाँ से, तो ये इन सब, हाँ माशाल्लाह। तो वो बात है कि इन सब के बावजूद हम खुद भी तो उन्हीं के हैं, फिर वो कैसे ये इदारा होगा, कल चलेंगे कैसे, कैसे करेंगे? हिस्सा तो है, हम आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन अब अकेला बंदा यानी कि मैं या आप मिलके हम आवाज़ उठाएं तो बाकी के जो लोग हैं वो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश, कुछ बीच में एक तबका भी होता है, हाँ वो तो होता है, दबाने की कोशिश करते हैं। तो वो जिस तरह चल रहा है, जैसे चल रहा है, उस बुनियाद के ऊपर वो उसको चलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे अब मायूब लगता है वो बातें करना, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है वो, मुझे हो सकता है लाहौर घुसने ही ना दें क्या बात है, क्या बात है। नहीं वो तो लाजमी होता है वो। अच्छा, दूसरा वैसे अब ये कि मैं जैसे अब आप बताऊँगा इस वक्त जैसे हमारा कराची प्रेस क्लब है वो काफ़ी वर्किंग में तो अच्छा जा रहा है। वैसे तो शायद आपने सुना भी होगा, मैं क्या हूँ प्रेस क्लब देखा, अभी गए थे यहाँ पर। तो क्योंकि अब हमारे कराची प्रेस क्लब की टोटल इसको एक तो उन्होंने यूट्यूबर्स के लिए यहाँ पर स्टूडियो बनाया बाकायदा तौर पर,
पूरा स्टूडियो बना दिया यूट्यूबर्स के लिए कि जो सोशल मीडिया के साफ़ी हैं, जो सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, जिनके बाद लाजिम जॉब से हट गया, अब सोशल मीडिया पे आए हैं। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहली बार किसी प्रेस क्लब हाँ, तो हमारा बना, और उसके साथ साथ फिर हमारे प्रेस क्लब की जो बाकायदा ऐप भी डाउन वो हो गई है, इंस्टॉल हमने ऐप हमने की हुई, ऐप पे सब चीज़ें हमारी डिटेल है, पूरा हमारा उस पर फैसिलिटीज़ क्या क्या है, हमारी न्यूज़ हमें मिलती रहती है, हमारा डाटा हमारी ऐप पे मौजूद है। प्ले स्टोर से अपनी ऐप हमने डाउनलोड की, अपना हमारा उस पर ऑलरेडी हमारा नंबर डाला हुआ है, मेंबरशिप से उसको इंस्टॉल किया और वो सारा हो गया, सारी चीज़ें उस पर। मतलब काफ़ी हद तक जो है अब ये कराची प्रेस क्लब जो है, मैं कहूँ इस हिसाब से देखा जाए तो अब तो आपके लाहौर प्रेस क्लब में या आगे वहाँ की क्या वर्किंग है आपके प्रेस क्लब की? अभी साफ़ी के वजह से जिस लेवल पे जिस तरह का आप इधर काम हुआ है उस तरह का अभी वहाँ पे नहीं हुआ। अभी तो वहाँ पे वो क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपको पता है लाहौर हब है, वहाँ पे सारे चैनल्स, हेड ऑफिस सारे वहाँ पे ज़्यादा लोग वो उनको अपने रोज़गार का पड़ा हुआ है, बस अभी इस तरफ आ नहीं पा रहे। तो वो इस वजह से वो सिर्फ तज़ीन और आइश प्रेस क्लब की और बाकी जो प्लाट शलाट मिलते थे उसके वाले से भी अभी कोई पेशरफ्त नहीं है जो पहले था। नहीं, हमारे यहाँ तो जो सीनियर्स को हुआ है अभी हमारे लिए, तो क्योंकि मैंने तो बाद में ज्वाइन किया, वैसे तो मैं था पहले से, मगर बाद में मेरी मेंबरशिप तो काफ़ी बात नहीं हुई फिर, तो मगर हमारा नहीं हुआ, मगर कि अब जितने हमारे सीनियर उनके तो प्लॉट का तो हुआ भी है, यहाँ पर हुआ भी है, सिलसिला है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे जो हो रही हैं, अब जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पर जो जितने लोग हैं, मेम्बरान हैं, उनमें यकीन बेरोज़गार भी हैं, है ना। हमारे यहाँ भी बेरोज़गार बहुत सारे हैं, आपके यहाँ भी होंगे, सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। तो ये प्रेस क्लब की बॉडीज़ जो है हमारे यहाँ भी, हमने तो मैंने कुछ बोला था, हमारी आवाज़ भी उठाई थी, मैंने बोला भी था, कुछ लोगों को कहा भी था, और आपके अभी क्या मसला क्या नहीं, तो ये मिलके ये उन जो साथियों के लिए उनके लिए क्या कर रहे हैं लोग, उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेस क्लब एक बड़ी तंजीम है, मतलब ये यू जैसे आगे जाके इसकी जो पहुँच है वो उनसे ज़्यादा तक है। मैंने उनको मशवरा भी दिया था कि आप उनका बेरोजगारी अलाउंस कम से कम लगा दें, उनका चूल्हा जलता रहे, दो वक्त की नासी, एक वक्त की रोटी तो कुछ तो मिले ना। अब वो सारा दिन वो जो बेरोजगार जर्नलिस्ट हैं वो प्रेस क्लब में या सारा दिन या सारी रात बैठे रहते हैं, तो फिर थक हार के घर चले जाते हैं। हाँ, तो क्या करेगा बंदा, क्या करेगा, वो बेचारा बैठा होता है इसलिए कि हो सकता है कोई बात बन जाए, कोई जुगाड़ बन जाए, कुछ किसी से बात बन जाए, वो टाइम होता गुजरता है, तो खाना खाया वहाँ से, अच्छा वो भी खाना खा के फिर वो प्रेस क्लब वो भी नहीं छोड़ता वैसे, वो भी ड्यूज जो उसके ड्यूज में डाल देते हैं वो, कि वो आखिर में कहते हैं, आखिर में जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कहते हैं सारे क्लियर करो फिर वोट डालो, वो वोट भी डालो, वो पहले वो सब्सक्रिप्शन फीस भी, मेंबरशिप फीस भी दो, ये भी दो, फिर वो भी दो। अबे तुमने जॉब तो लगवाई नहीं बंदे के बाद, ये कहाँ से देगा फिर वो। कॉल कर सकेंगे और प्रोग्राम में लाइव आप बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं 111111 पर, और हमारे साथ मौजूद हैं नदीम नज़र साहब मौजूद है हमारे साथ, और नदीम साहब से थोड़ी सी और बात करते हैं, ज़रा कुछ सिलसिला जैसे चल रहा है हमारा, कुछ तपन तपाई का सिलसिला भी है साथियों के वाले से कुछ, और कभी कभी होना भी चाहिए। बातें कि देखिए एक फील्ड है एक, और इसमें बहुत सारे लाजमी, हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में मौजूद हैं, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं कि जहाँ पर सारे हाजिस नामदा बैठे होंगे, बिल्कुल कोई भी फील्ड ऐसी नहीं, मेरे ख्याल कहीं भी कोई ऐसा नहीं होगा। कोई लोग कहते हैं 200 में उंगली उठाना आसान है, हाँ जी, मगर वो उस उंगली को जब अपनी तरफ उठे तो उसको बर्दाश्त करना ज़रा मुश्किल है। हाँ जी, बिल्कुल। और ये हमारे है ही, हमारे जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं ना तो ये अंगूठा हमारी तरफ ही होता है। हाँ, अंगूठा क्या, मैं तो देखा जब हम यूँ उठाते 3 उंगली हमारी तरफ इशारा करिए कि यार तुम मुझसे ज़्यादा हो भाई, पहले अपने आप को देख लो। तो हम अपने मसला ये कि हम अपने गिरबान को झांकते नहीं जी, और ये तो हमने सीखा ही नहीं है। हम तो कहते नहीं, हम तो भाई हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, सब कुछ है तो सामने वाले में है, सब कुछ सामने वाले में, हमसे अच्छा कोई नहीं है। तो हमारे ये तो सिलसिला है ही है। तो बहरहाल कुछ सहाफ़त के बारे से बात हमारी हो रही है नदीम नज़र साहब से। अच्छा नदीम में थोड़ा सा बताएं, सहाफ़ी बनने के लिए ज़रूरी क्या है, क्या मतलब हमारी जनरेशन जो अब आप जैसे हम आप बात करें कि लोग सहाफ़ी नहीं हैं और जनरेशन हमारी सहाफ़ी, तो सहाफ़ी बनने के लिए उनको करना क्या चाहिए, बेसिकली सहाफ़त की बुनियाद है क्या, कैसे वो सहाफ़ी बनेगा, कैसे अगर वो सही सहाफ़ी बनना चाहे तो उसके लिए सबसे ज़रूरी तो एक अंडरस्टूड बात है तालीम। हाँ, वो तो ज़रूरी है, वो तो है तालीम और एजुकेशन के साथ साथ आप जिसने अगर जेन्युइन जर्नलिस्ट वो साथ प्रैक्टिस करे, किसी अच्छे उस्ताद की जो है वो शागिर्दी इख्तियार कर ले, और उसके ज़रिए साया वो तब तक वो अपने आप को सहाफ़ी शो ना करे जब तक वो पूरा उस्ताद उसको नहीं कह देता कि अब तुम जर्नलिस्ट बन चुके हो।
मतलब अब तालीम लोग तालीम में जर्नलिज्म जो है जी, अब लोग सिर्फ किसी अखबार के या चैनल के दफ्तर में कदम रखते हैं तो कहते हैं जी मैं सहाफ़ी बन गया, हाँ ये तो है, ये तो मैं है, जर्नलिस्ट हाँ बन गए बिल्कुल सही तो बात वो है। उसी टाइम उसमें वो आ जाती है, मैं आ जाती है। वो तो हमारे यही तो मसला, हमारे यही तो हमारी सबसे कमजोरी और बुराई भी यही है जी। कि हम जो है ना बस वो कहते हैं कि किसी सहाफ़ी से दोस्ती हो गई तो मैं सहाफ़ी बन गया, मैं सहाफ़ी बन और किसी सहाफ़ी मैं उसमें सहाफ़ती इदारे में एक दफ़ा इंटर हो गया, मैं सिर्फ इंटरव्यू देने गया हूँ मैं, जी, अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है, मैं सहाफ़ी बन गया भाई। और यार मैं अभी तो हो गया समासी अरबी हो गया, अभी तो मेयर वाइस हो अब गया। सहाफ़ी के कोई, यानी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई रिलेटिव्स भी होंगे जी हम भी सहाफ़ी, हाँ वो यही होता है, हम भी जर्नलिस्ट हैं। हाँ यही। जैसे एक बड़े एक प्रोड्यूसर ने एक खातून से जो मुल्तान से बिलोंग करती थी, वो उससे शादी कर ली। अच्छा, अब वो लोग मिरासी कहलाते थे, वो जैसे ही उन्होंने शादी की थोड़े अरसे बाद वो सैयद कहलाने शुरू हुए, पूरा ख़ानदान कहता है जी हम सैयद, यानी कि इस तरह होता है लोग। हाँ ये तो हमारे यहाँ भाई है सिलसिला, हमारे यही सिलसिला हमारे यहाँ बिल्कुल हकीकत है ये। चलो कुछ मैसेज हम शामिल करते हैं और देखते हैं जनाब। ये ज़िशान अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। ज़िशान थैंक यू वेरी मच जी। और ज़िशान आप हमें पाक कॉलोनी कराची से आप हमें देख रहे हैं। और उसके बाद अली जान जतुई कहता है अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपके प्रोग्राम में शामिल होता हूँ शिकारपुर से। जी बिल्कुल हमें पता है, और शिकारपुर से हूँ मैं, और अंदर से के अंदर और हमारी मदद कोई नहीं कर रहा, लब के अंदर कोई नहीं कर रहे हैं, और आपके थ्रू हम बताना चाहते हैं कि हमारी प्लीज़ हेल्प करें। खानपुर ताल्लुका है और हमारा अल्लाह बख्श जतुई। तो आपके मतलब आप क्या वहाँ पर आप जो बताना चाह रहे हैं, तो आप कौन सी जगह पर, किस जगह पर हैं? क्या सैलाब के हवाले से कुछ आप चाह रहे हैं कि आप तक कोई नहीं पहुँचा अभी तक? तो क्या सिलसिला, मुझे थोड़ा सा आप अली जान जतुई आप बताएंगे तो ज़रा सही हमें पता चलेगा कि आप हेल्प जो चाह रहे हैं कि लोग कोई अब तक नहीं पहुँचा, तो किस हवाले से, क्या कैसी हेल्प आप चाह रहे हैं, और आप सैलाब के हवाले से बताना चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं? और ख़ास तौर पर जो आप खानपुर ताल्लुक आपने बताया, तो खानपुर के सब पास कौन सा वाला गाँव क्या है वो थोड़ा सा बताएँ, तो ताकि फिर मैं ये करूँगा कि मैं इंशाल्लाह आप अभी तो नहीं, इंशाल्लाह कल दिन में इंशाल्लाह कुछ जो फ़लाई तंजीमें वहाँ पर गई जिनसे मेरे राब्ते भी हैं, मैं उनको कोशिश करूँगा, उनको बताऊँगा मैं। हो सकता है कि आपके करीब वरीब कहीं हो या कोई उनका सिलसिला बने, तो हो सकता है कि कोई आपकी मदद को पहुँच जाए ज़रूर इंशाल्लाह ताला। तो कहते प्लीज़ हमारी कोई भी मदद करें, और कभी कहीं नहीं कोई भी नहीं कर रहा है अभी तक। गए तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर यार, इतने सारे यहाँ से कराची से बेपनाह ट्रक जा रहे हैं पूरे में, कल लाहौर से भी कुछ काफ़ी सारे है ना, काफ़ी सिलसिला हो रहा है। कराची से बहुत ज़्यादा हो रहा है तक, काम पूरे कराची में देखे जगह जगह। हमारी पाकिस्तान आर्मी हर जगह पे जहाँ पे आम लोग नहीं जा सके, ये गवर्नमेंट के लोग नहीं जा सके, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पे राशन पहुँचा रही है, उन लोगों की मदद कर। हाँ क्योंकि एक किया हुआ है, हाँ एक किया हुआ है, पता है ये फिर ये कौन सी जगह पर है। और जनाब कोई भी राशन अंदर फंसे हुए हैं, राशन के अंदर राशन फंसे हुए हैं और लोगों को नहीं दे रहा। अच्छा लोग राशन है वहाँ पर, लोग लेके जी दबा के, अच्छा ये भी तो है ना मसला, वही है कि वहाँ पर जो अगर किसी बड़े वडेरे के हाथ में लग गया तो वो दबा के बैठ गया, कोई जिम्मेदार नंबरदार के हाथ में तो दबा के बैठेंगे, वो खुद अपनी मस्जिद को चाह रहे हैं दे रहे, ये भी तो बात सही है, ये भी इनका मकसद यही है, और लोगों को नहीं दे रहे हैं। और मैं भी कराची से गाँव पर गया हुआ था और फंस गया हूँ यहाँ पर, मैं ये कराची गया और वहाँ गया होता कराची से काम करने के लिए, और कोई इधर आया नहीं है, और कोई फ़ौजी आई ना कोई फ़ौजी यहाँ पर आए, और ना ही हमारी हेल्प की, अभी तक कोई नहीं पहुँचा यहाँ पर। और आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचा दें और मदद करें। किसी को वीडियो चाहिए तो मैसेज करता हूँ, जो मैं फंसे हुए हम सब लोग। आप अली जान जतुई आप एक काम करें, आप जो वहाँ पर जो भी आप जिस जगह पर मौजूद हो जो आप हैं, तो मुझे उनकी वीडियो बनाकर, मुझे कुछ वीडियो बनाकर आप, ये जो मेरा पेज है जहाँ पर ये मेरा इस पर वीडियो चल रहा है मेरे प्रोग्राम की, इसके मुझे इनबॉक्स करें कुछ वीडियो बनाकर, और उसमें अपनी आवाज़ में बताएं ये कौन सी जगह पर है, कहाँ पर है, क्या आप पूरी वीडियो के साथ थोड़ा सा हाईलाइट करें उसको, और वो आप चीज़ें मुझे वीडियो बनाकर भेजें। तो कल दिन में इंशाल्लाह ताला फिर मैं उनको जो है वो कुछ आगे फॉरवर्ड करूँगा, मैं कुछ फलाई तंजीमों को जो वहाँ पर गए हुए, तो उनको हम बताते हैं कि फिर ये क्या मसला है, और पूरे इलाके के साथ और एड्रेस के साथ
कि कहाँ पर और किस जगह की आप बात कर रहे हैं। पूरी डिटेल के साथ आप वीडियो बनाकर आप मुझे इनबॉक्स करें, और एक बड़ी तवील वीडियो नहीं बनाइएगा, छोटी छोटी वीडियो बनाकर 2-3 वीडियो बनाकर आप मुझे इनबॉक्स करें मेरे इसी पेज पर, जिस पेज पर आप वीडियो देख रहे हैं अभी ना, इसी पेज के इनबॉक्स पर करें। और लक्की इश्री कहते नाइस टू सी नदीम साहब, ये जनाब और नदीम साहब ग्रेट इंसान है जी, माशाल्लाह जी। तो चलें ना, आप एक काम करें, अगर आप कहते हैं कि नदीम साहब ग्रेट इंसान है तो फिर आप कॉल करें, ज़रा आपसे पूछें कि क्यों ग्रेट हैं। तो अगर आप कॉल कर सकते हैं तो कॉल करें 11111 अगर आप कराची से हैं तो, और अगर कराची से बाहर हैं तो फिर आपको 021 पहले मिलाना होगा, और फिर उसके बाद लैंडलाइन से अगर आप करेंगे 021 और 11111 100 मिलाएंगे तो लाइव कॉल पर आप आ जाएंगे, फिर आपसे बात करते हैं। और उसके बाद सैयद फरीद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया, और फरीद साहब माशाल्लाह जो है ये फरीद पब्लिशिंग के हवाले से एक बड़ा इदारा है कराची का, शायद नाम सुना आपने, फरीद पब्लिशर एक बड़ा नाम है, और यहाँ पर अमूमन जो है वो कराची में ये इसके बुक फेयर लगाते रहते हैं, शायद सुना देखा जी, मैंने देखा। तो ये वही फरीद, हमारे फरीद साहब हैं। तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब अजमल खान शोभी साहब, तबीयत कैसी है जी? अल्लाह का शुक्र जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ से बेहतर हूँ मैं, बस धीरे धीरे रिकवरी है। आप सब दुआ करें, बस आप सबकी दुआओं से सब कुछ हो रहा है बस, वरना हम कहाँ भाई, जैसे हादसों में बचना तो मुश्किल था, आप सबकी दुआएं थी, तो इंशाल्लाह ताला बस ये कि अब मौजूद हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हमारे साथ मौजूद है नदीम साहब। तो अच्छा नदीम साहब, थोड़ा सा मुझे बताएं, ये सब जो सैलाब की सूरत हाल चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? एक साफ़ी कैसे से क्या कहते हैं, ये सिलसिला जो चल रहा है हमारा? जी, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि भूख और अफलास जो है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सैलाब ज़दगान के लिए जो राशन जा रहा है वो पूरे पाकिस्तान से फ़कीर इकट्ठे होके एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ जाके वो राशन वो लेना शुरू हो गए, और जो असल जो मुतासरीन है उनको उन तक पहुँच नहीं रही। देख अभी जो आपने मैसेज पढ़ा वो इसी ये खानपुर के करीब को बता जी, और वहाँ पे भी टीमें गई होंगी, यकीनन गई होंगी, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये लोग नहीं गए, ख़ासतौर पर पाकिस्तान आर्मी। तो वहाँ बाकी जो पाकिस्तान के जो फ़कीर हैं, जो बेरोज़गार हैं या और लोग हैं, वो वहाँ पहुँचे हैं। अभी इवन के कल परसों मैं एक खबर सुन रहा था, देख रहा था कि वहाँ पे बच्चे अगवा होने शुरू हो गए। हाँ, ये बहुत बड़ा आलमी है। हाँ। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। बच्चे और बच्चियों के अगवा होने की मैंने खुद भी खबर सुनी कुछ लोगों से कि वहाँ भी सिलसिला शुरू हो गया। जी बिल्कुल। अभी कल एक खबर चल रही थी कि एक वालिदैन जो है वो बच्ची को लेके 5 साल की बच्ची के साथ सोए हुए थे, सुबह उठे बच्ची गायब थी, इनकी बच्ची को कोई उठा के ले गया। तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हुई है। इसके ऊपर अब कितना को काबू पा सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। जो NGOs या जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनका चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि कौन लोग जा रहे हैं। जो मदद के लिए जा रहे हैं वही तो नहीं कहीं ऐसे कि वो साथ जो जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि मदद के नाम से बहुत सारे इदारे मदद करने की NGO के नाम से जा रहे हैं। नहीं, सारे नहीं हो सकते, लेकिन जो NGOs जा रहे हैं उनमें कोई ना कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं। उनके साथ ना उसी उनकी टीम में शामिल हो, टीम में कोई शामिल हो सकते। तो वॉलंटियर जो होती हैं। और अगर जर्नलिस्ट की बात की जाए तो मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मुझे बड़ी हंसी भी आई। यूट्यूब वो उस पर चल रही थी कि एक साहब जो है वो माइक लेके, कोई यूट्यूबर था, वो सैलाब के अंदर खड़ा होके बता रहा है, हाँ पानी के अंदर, उसके पानी के अंदर खड़ा होके वो बता रहा है कि बड़ा सैलाब आ गया और गिरते गिरते बच रहा है और कभी उठ रहा है और कभी फिर। तो इस तरह की ये जर्नलिज्म नहीं है। इससे आप कौन सी बहादुरी लोगों को दिखाना चाह रहे हैं? अपनी जान। जर्नलिज्म ये नहीं कहती कि आप कितनी बड़ी बहादुरी दिखा रहा है, पानी में दिखा रहा है कि मैं पानी में खड़ा हूँ, देखें। हमसे ये तो पूछ ले कि तो पानी में खड़ा क्यों है? सिर्फ हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ रेटिंग की वजह से है ना। आप बाहर खड़े होके वो जो भी आप बात रिपोर्टिंग करनी ना, अगर रिपोर्ट करें, रिपोर्ट के लिए पानी के मतलब अगर कोई दरिया में डूब रहा है तो अब दरिया में उतर के दिखाएंगे। ने भी काफ़ी डैमेज किया ये चैनल्स को ना, इस तरह की हरकतें करके ना साफियों को काफ़ी सारा डैमेज किया गया है कि ये जिसका जो दिल कर वो माइक उठाया, जाके अगले के मुंह के आगे कर देंगे आप, और उससे अजीबोगरीब सवाल पूछेंगे तो वो आगे से मारेगा या कुछ करेगा तो आप एहतजाज करेंगे साफ़ी को मार पड़ गई। ये नहीं देखते कि आपने खुद क्या किया, आप क्या कर रहे हैं। इसके लिए शऊर होना चाहिए, इसके लिए तालीम का होना ज़रूरी है, इसके लिए आपको तारीख भी पढ़नी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये तो असल जर्नलिज्म क्या है, लोगों को पता ही नहीं है जर्नलिज्म क्या है। नहीं, हमारे यहाँ तो यही तो ये बात बड़ी अच्छी आपने की। हकीकत है कि हमारे असल में हमारे यहाँ तो जर्नलिस्ट जो सहाफ़ी बन गए ना, हमारे जो सहाफ़ी हैं भी सही, उनको पाकिस्तान की तारीख का ही नहीं पता ना। बिल्कुल जी। अच्छा, उनको पुरानी तारीख को तो छोड़ दे बहुत पीछे, थोड़ा सा 10 साल पहले की उनसे बात पूछी जो उनको 10 साल पहले का भी पता नहीं पता होगा, कुछ अली भी नहीं पता। अगर और कुछ तो ऐसे हैं जिनको अभी पूछ लिया जाए
कि मुशर्रफ साहब कितने साल रहे, उनकी हुकूमत कितने साल, उनको ये नहीं पता होगा। ज़िया साहब कब थे और कब तक रहे, कुछ पता नहीं है। मतलब ये तो कभी की बातें हैं ना, ये तो पुरानी बातें ही नहीं है। तो इनको कुछ पता नहीं है, मगर सहाफ़ी है। सहाफ़त का तो एक बड़ा नाम लेके चल रहा है कि सहाफ़ी हैं, और ये ऐसी सहाफ़ी, हकीकत ये है कि ऐसी सहाफ़ी ने हमारी सहाफ़त को बदनाम भी किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। और लोग असल में लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं ऐसे ही कहते हैं यार ये भी देखो सहाफ़ी, देखो सहाफ़ी, देखो एक ये सहाफ़ी देखो पानी के अंदर खड़ा हुआ है, कितनी बेचारा जान जोखिम में डाल के वहाँ पर वीडियो बना के भेज रहा है, बता रहा है जितनी जान जोखिम, वो सिर्फ यही सुनने के लिए। हमारे मसला ये कि हमारे तो कहते हैं ना यूट्यूब पे कमाई शुरू हो गई है, तो यूट्यूब से वो कहते हैं जितना पानी में उतरोगे उतने लाइक और व्यूज़ ज़्यादा बढ़ेंगे, तो उतने सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ेंगे। तो वो जितना पानी में डूबते जाओगे उतना बढ़ते जाएंगे। तो यही मसला हमारे बस यही मसला सारा। तो सहाफ़त ऐसी सहाफ़ी हमारी हो गई है। तो आप क्या समझते हैं सहाफ़त ये कब तक हमारी ये जो सहाफ़त है ये चलेगी कब तक, कैसे इसी तरह चलती रहेगी सहाफ़त? ये इसी तरह चलती रहेगी, अब और मज़ीद आगे ख़राब होती जाएगी। जैसे जैसे नए लोग जो शामिल हो रहे हैं ना, वो मेरे पास अब जो लिखने वाले हैं, मैं 30 साल हो गए मुझे ये जर्नलिज्म, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ कि कोई ना कोई नई चीज़, कोई नया आइडिया। वक्त के साथ से चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब अखबार ने अगर जिंदा रहना है तो वो कोई नई चीज़ देगा तो जिंदा रहेगा ना, बिल्कुल कोई डिफरेंट चीज़। अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई वो तो चल गई, सारे दिन की खबर। आप उससे आगे का फॉलो अप कोई चीज़ नहीं देंगे तो फिर ही आप जो है ना वो लोग आपको पढ़ेंगे, देखेंगे। तो मेरे पास काफ़ी सारे लोग ना वो आर्टिकल दर्जनों के हिसाब से हर हफ्ते में जो है ना, मैगजीन के वाले मैंने 24 सफ़े, मशरिक का एक वाहिद मैगजीन है जो 24 सफ़े का कलर पेजेस का, टोटल 4 कलर है। तो वो मुझे भेजते हैं जब आर्टिकल, तो साथ लिखते हैं जी कि ये मेरा कॉलम आप मैगजीन में छाप दें। अब आप देखें कितना बड़ा अलमिया है कि उनको ये नहीं पता कि कॉलम और मैगजीन के जो मजमून में क्या फ़र्क है। कॉलम छपता है इदारती पेज पे, और वो मजमून छपता है मैगजीन में। बिल्कुल सही बात है। तो इन लोगों को ये नहीं पता, वो 4 लाइनें यहाँ से उठाई, 4 वहाँ से उठाई, 6 उधर से उठाई, तो वो बना के भेज देते हैं। तो मैं चूँकि मुताला करता रहता हूँ, मैं फ़ौरन उनको बता देता हूँ कि जी आपने ये चोरी किया हुआ, तो इस तरह ना करें। लेकिन लोग बाज नहीं आते। मैं यहाँ रोज़नामा आगाज़ में, मैं अरबी पेज का इंचार्ज था। मैं रोज़नामा आगाज़ में कई साल लोगों की शायरी, बड़े लोगों की पोइट्री को बड़े ढेर खतूत आते थे। लोगों की हद ये थी कि वो अहमद फराज की गज़ल के फराज हटा के वो अपना नाम लगा के बेच देते थे। जी ऐसे ही अभी सोशल मीडिया पे भी ऐसे ही है। हाँ, लोग बड़े बड़े ख़वातीन जो है वो परवीन शाकिर की शेर के और नीचे अपना नाम लिख के वो दे देती। तो ये लोगों का है, लोग पता नहीं कैसे लोगों का ये सिलसिला लोगों का ये। और इसके साथ साथ यूँ करते कि हम आते हैं कुछ और मैसेज देखते हैं। क्या कहते हैं जनाब, लक्की इज़ हेयर। ये लक्की इज़ हेयर ये कौन है, नाम इनका क्या लक्की साहब का है, पहचानते ही नहीं पता। बड़ी आपकी तारीफ कर रहा है, यकीन जानते ही होगा आपको, है? जानते हो। और कहते हैं नदीम साहब के कलम का फ़ैन है हम। नदीम साहब के कलम के फ़ैन है। आई एम फ्राम लाहौर। कॉल पॉसिबल नहीं है सर, कॉल, अच्छा कहते हैं कॉल पॉसिबल नहीं है। अच्छा खैर बहरहाल जी, और जस्ट बेस्ट विशेस फॉर यू बोथ स्टेबलिश। थैंक यू वेरी मच जी। कहते हैं आपके कलम के फ़ैन हैं जी, लाहौर से इन्होंने ये मैसेज। ये उनकी मोहब्बत है, वो सलामत रहे, प्यार करते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उन्होंने वहाँ से, चले जी कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। और यकीनन जो है वो नदीम साहब आप अच्छा लिखते होंगे, जब भी तो आपके देखें लाहौर से एक बंदे ने, बड़ी बात है। अच्छा ये बात इस तक पहुँची कैसे हुई, ये भी है बड़ी बात। तो ये है सोशल मीडिया के ज़रिए भी मेरे चूँकि मैं हर आर्टिकल या हर चीज़ जो है मेरी शुरू से अब तक वो सारी इस पे फेसबुक में। अच्छा वैसे ये फेसबुक आप क्या कहते हैं, सोशल मीडिया आया तो है, हम इसको बुरा तो कहते हैं जी। मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कहते हैं, सभी कहते हैं। मैं कहता हूँ अगर हम इसको पॉजिटिवली अगर यूज़ करें तो अच्छा है ये जी। हाँ। तो क्या कहते हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या ये इस वक्त हमारे माशरे को बना रहा है या बिगाड़ रहा है? नहीं, ये फ़ायदेमंद उस सूरत में है कि आप देखें, आप इससे ज़हन साजी हो रही है। आप अगर इसके ऊपर एक कैंपेन चलाते हैं, वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाते हैं, तो वो सब लोग उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आप अच्छी बात ट्रेंड के तौर पे, जैसे ये सियासतदानों ने अपने मीडिया सेल्स बनाए हुए हैं, अगर आप किसी को गाली देने की बजाय कोई अच्छी चीज़ वहाँ पे करे, अपने माशी हालात ठीक करने के लिए लोगों से मशवरे ले, कुछ और उनसे इस तरह की बातें करे, तो वो पॉजिटिव की तरह जाता है। अगर आप गाली नहीं, वहाँ पे ट्रेंड गाली का देंगे तो लोग गालियाँ ही देते जाएंगे। आप जहनसाजी कर रहे हैं ना लोगों की। कुछ फाशी आप देखें वहाँ पे वो छोटी छोटी वो रील्स के नाम से वीडियो चलनी शुरू हो गई। खास तौर पे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो उसके ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस दे रहा है कि हमारी जो है वो नस्ल ख़राब हो रही है, वो गलत तरफ जा रही है।
तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वही बात है, जैसे टिकटॉक के ऊपर इन्होंने बैन लगाया था, फिर उसके ऊपर ये सिलसिला थम गया था, लेकिन अब फिर शुरू हो गया। नहीं तो वो टिकटॉक पे जब लगा था, फिर उसके बाद देखे ना क्या हुआ जी, फौरी वो शोर मचा, तो टिकटॉक बिल्कुल ऑन हो गया। वरना अच्छा था, वो बैन हो गया तो अच्छा था, मगर वो उसके बाद फिर वो, और टिकटॉकर हमारे यहाँ देखें टिकटॉक हो गया, फिर वो दूसरा वो स्नैक वीडियो है वो भी है, सब है। अच्छा, सब मैं कहता हूँ कि सब चीज़ें हैं, फ़ायदेमंद हैं हमारे लिए, अगर हम उनका इस्तेमाल पॉजिटिवली, अगर एक अच्छा इस्तेमाल कोई भी चीज़ जो है ना वो नुकसानदेह नहीं है। अगर हम उसका पॉजिटिव फ़ायदा लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेगेटिव फ़ायदा बड़ी आसानी से ले सकते हैं हम, लेकिन पॉजिटिव फ़ायदे के लिए हमें सोचना पड़ेगा ना। हम सोचते नहीं हैं, हम दूसरे को देखते हैं कि उसने ये किया, मैं इससे ज़्यादा करूँगा। हाँ, यही तो हमारे यहाँ लकीर के फ़कीर कहते हैं ना। मैं कहता हूँ लकीर के फ़कीर हम कहते हैं, एक यहाँ से गुजरा, मैं भी यहीं से गुजरूंगा भाई, वो गया तो मैं भी यहीं से गुजरूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे तूफान हो जाए, आग लगे, कुछ भी हो जाए। एक बंदा कहते हैं, आप एक बंदे ने अगर वो लिफाफा ले लिया ना, वो कहता है जब इसको लिफाफा मिला मुझे क्यों नहीं मिल सकता, मुझे क्यों नहीं मिल सकता। तो वो अगर मुझे नहीं मिला तो मैं कहूँगा नदीम साहब ऐसे, नदीम साहब ऐसे, नदीम साहब ऐसे भाई, क्योंकि मुझे नहीं मिला ना वो। जी, मुझे मिलता तो कहते नहीं, मैं नदीम साहब इतने अच्छे सहाफ़ी भाई, क्योंकि मुझे मिल गया। अब तो हम एक ही है ना, एक ही रिश्ते सवार। हमारे ये बड़ा मसला है कि हम सब एक ही बस डगर पे चलने के आदी हैं, कि चल गए तो ठीक है, नहीं चले तो कहते ये बुरा है, ये गलत होगी। बिल्कुल गलत है। हमारे ये सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है, और पता नहीं सिलसिला कब तक रहेगा। और उसके साथ साथ जनाब, मैं एक बार फिर अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप सब यकीन हमारे साथ मौजूद हैं तो FM रेडियो पाकिस्तान पर, और अगर आप कॉल करना चाहें तो कॉल हमें बिल्कुल कर सकते हैं, और बिल्कुल आप प्रोग्राम में शामिल होने चाहें तो हो सकते हैं। वैसे तो ये प्रोग्राम जो है यकीनन अगर देखा जाए तो कुछ सहाफ़ती हवाले से है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम तौर पर सहाफ़ियों को, जब मुझे मेरे प्रोग्राम में आते हैं तो हम कहते हैं शोबे साहब सहाफ़ी की बात ही ना किया करेंगे। सहाफ़ी तो भाई मैं खुद भी सहाफ़ी हूँ, तो मैं क्यों नहीं बात करूँगा, मैं बात करूँगा, मगर मैं अपनी उन तमाम बातों को लेकर चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, जो बुरा है वो बुरा है। मैं हमेशा से, आपको पता है कि मैंने हमेशा से दो टोक बात की अपने प्रोग्रामों में। इस 27 साल इस जगह बैठ कर मुझे 27 साल होने हो गए मुझे, तो मैं 27 यही हमेशा से मैंने जो बात शुरू की वही आज भी करता हूँ मैं, कि तमाम चीज़ें सोशल मीडिया हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद है अगर हम इस्तेमाल अच्छा करते हैं तो। अब मैंने अपने प्रोग्राम को, मेरा प्रोग्राम पहले मुझे सुनते थे आप लोग, और फिर देखना शुरू कर दिया। उसका पॉजिटिवली अगर एक अच्छा इस्तेमाल मैंने शुरू किया तो मैंने वहाँ पर वीडियो लगा के आपको प्रोग्राम को, अपने स्टूडियो को दिखाना शुरू कर दिया कि मैं जो प्रोग्राम करता हूँ, जिस जगह बैठता हूँ, हमारा स्टूडियो कैसा है। आप स्टूडियो देखा आपने, वरना आम तौर पर ये होता था कि आप सुनते थे, सिर्फ सुन कर आप अंदाज़ा लगाते थे कि रेडियो पर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या होगा। पहले ये होता था कि तख़य्युल होता था रेडियो का, पहले तख़य्युल होता था। आप क्या कहते हैं वैसे रेडियो, मतलब पहले वाला रेडियो अच्छा ही है, अब ये अच्छा है कि फेसबुक पर हम लगा के जो वीडियो कर रहे थे। अब तो बहुत बेहतर, बहुत अच्छा हो गया है, और इसकी रेडियो की आवाज़ लोग सुनते हैं। अब ज़्यादा लिसनर हो गए हैं, पहले से ज़्यादा लिसनर हो गए हैं अब। और ये वीडियो का जो सिलसिला आपने शुरू किया है ये बहुत ज़बरदस्त है, और में भी कुछ चैनल्स जो हैं वो कर रहे हैं, करते हैं। ये होना चाहिए। नज़र पहले सुन सकते थे, आप देख भी सकते हैं। हाँ, अब ये कि सिलसिला थोड़ा सा ये कि वक्त के साथ साथ हमने सोचा, असल बात वो ये हमने कहा कि अब आमतौर पर होता है हर चीज़ में जिद्दत जो है ना वो चेंजिंग, और जिद्दत जो है ना वो ज़रूरी, क्योंकि जिद्दत आ रही है, तो अगर हम वो जिद्दत की तरफ नहीं जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। अब आप देखें, आपने सोशल मीडिया का कैसा पॉजिटिव इस्तेमाल किया है कि आपको अभी एक मैसेज आया कि हम लोग वहाँ फंसे हुए, तो आप लोगों की, आप कह रहे हैं जी कि मुझे वो भेजें, मैं तंजीम को आगे फॉरवर्ड। और ऐसे अमूमन बहुत सारे ये इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे हमें एक दूसरे की मदद अगर करना शुरू हो जाए इसी तरह से बेलौस होकर, आप उस शख्स को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आप फिर भी उसके लिए आपने 2-4 मिनट तो आपने दिया ना, लेकिन आज के दौर में कोई भी नहीं किसी के लिए नहीं। हम आमतौर पर हम ज़लज़ले के दौर में भी यही हो रहा, हमारे यहाँ बड़ा सिलसिला रहा, तो लोग हमें मैसेज भेजते थे, हम आगे फॉरवर्ड कर, जो राब्ते में हैं, कुछ ऐसी फलाई तंजीमें, मुस्तफ़ा वाले वो हमारे राब्ते में हैं, जमात खिदमत वाले राब्ते में हैं मेरे, फिर और दूसरे सारे बहुत सारे लोग हैं जो फलाई तंजीम में। मेरे खुद अपना भी एक है, मेरी अपनी भी NGO है, मैं अपनी तबीयत की वजह से मैं से वो उस NGO को थोड़ा एक्टिव नहीं कर पाया इस उसमें, वरना मेरी टीम के लोग भी हैं, वो सारे कहने लगे सर आप जब साथ नहीं तो हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप किस सरबराही में करेंगे। तो इसलिए वो मेरा खुद अजमल शोबी फाउंडेशन के नाम से मेरी अपनी तंजीम भी है, NGO मेरी, तो मैं उसमें भी। तो बात है कि सारी चीज़ें कोशिश तो ये होती है कि यार अच्छाई की जहाँ तक फैला सकते हो फैलाओ, अच्छी बात करो। अब वो इससे पहले भी आमतौर पर लोगों ने कहा कि यार हमें ये करना है, हमें ये करना है, भाई ठीक है, जो मैं कर सकता हूँ आप मुझे भेजें, मैं उसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ।
और ऐसे बहुत सारे काम ये देखें ना, अभी की एक सामने मिसाल है, ये आप इसको पॉजिटिव कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये हकीकत ही है। चलिए एक और हमारे मैसेज हमारे पास आया, और ये है अबू हस्साम का मैसेज है, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू अजमल खान शोभी, मेहमान और तमाम ही लिसनर्स को पाक फ़ौज ने सैलाब ज़दगान को सामान तकसीम करना शुरू कर दिया है, और सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि आप कि अपनी फ़ौज के लिए दुआएं करें, और उसके साथ जनाब दुआएं करें कि अब कि भी बंदा, एक भी बंदा ऐसा ना रहे कि जिसको जो इमदाद ना मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये अबू हसाम है, ये इन्होंने मैसेज किया हमें, तो ये भी बहुत शुक्रिया अबू हसाम, थैंक यू वेरी मच जी। और उसके बाद नात खां फराना शहीद ने हमें ज्वाइन की, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी सर, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, और आपके गेस्ट को भी सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और अबू हसाम बिल्कुल ये बात सही हकीकत है कि पाक फ़ौज ने हमेशा से बहुत ज़्यादा जो है वो अपने मुल्क के लोगों की मदद की, और हमेशा से मदद के लिए तैयार रहती। और हकीकत ही मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में ये बात की थी कि पाक फ़ौज अगर है तो हम हैं, वो अगर जागती है तो हम सोते हैं। बिल्कुल, यकीनन जब हालात ख़राब होते, कुछ होता है, तो यही पाक फ़ौज है जो हमें हमारा सहारा बनती है, जो हमारे जो है साया बनती है, और जिसकी वजह से हम अपने सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, और एक आज़ाद फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं, हमें फ़ख्र है। मैं उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, मुझे कभी कभी होता है जो पाकिस्तान में रहकर या पाकिस्तानी होकर भी वो कहते हैं हमें पाकिस्तान ने दिया क्या है। अच्छा, ऐसे बेशुमार लोग हैं जी, बिल्कुल बेशुमार लोग हैं, मतलब वो जिस मुकाम पर खड़े हैं लोग उनको पहचानते हैं, उनकी एक पहचान बनी हुई है, सब कुछ है, उसके बाद वो कहते हैं यार पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है। यहीं पे पैदा होते हैं, यहीं से तालीम हासिल करते हैं, और फिर उनका जैक लग जाए, अगर वो बाहर चले गए तो बाहर जाके कहते हैं जी पाकिस्तान ने हमें दिया। तो ये मतलब आप देखिए, पाकिस्तान ने अगर पाकिस्तान ने आपको दिया नहीं होते तो आप वहाँ कैसे पहुँचे होते। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाते हैं, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी यही हकीकत। मैंने तो यहाँ तक कहा था अपने प्रोग्राम में, मैं अक्सर कहता हूँ कि ऐसे लोग, मेरा अगर बस चले ना तो ऐसे लोगों के पासपोर्ट लेके फाड़ दूंगा फ़ौरन पर, बिल्कुल, कि वो इस काबिल ही नहीं कि उन्हें ग्रीन पासपोर्ट दिया जाए, क्योंकि वो जब पाकिस्तान अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने के हकदार ही नहीं है तो फिर पासपोर्ट उनके लिए ज़रूरी नहीं है। फिर भाई आप ठीक है, फिर जाओ, फिर आप जो आज अगर जिस मुकाम पर आप पहुँचे हो, जहाँ आप कहते हो कि जहाँ लोग आपके पीछे हैं, या आप एक बहुत बड़े इदारे के मालिक बन गए, या एक बहुत बड़ी तंजीम के मालिक बन गए, या बहुत बड़ा आपका नाम हो गया, पहचान हो गई, तो इसी मुल्क ने तो दिया। असल में वो कौमें जल्दी बर्बाद हो जाती हैं जो अपने माजी को फरामोश कर देती हैं, कि वो कहाँ से इंसान, अगर कोई भी इंसान कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे पहुँचा, वो पीछे माजी को अगर फरामोश कर देगा तो वो डेफिनेटली वो जल्दी गिरेगा, मुँह के बल गिरेगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ें करनी नहीं चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फ़ख्र के साथ आपको बताना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ। हमारे यही तो मसला, हम लोग फ़ख्र के साथ तो ये बताते कि बस मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास पैसा कितना जी, यार तुम मुझे जानते नहीं हो। ये जुमला मैंने सुना है आमतौर पे, अक्सर लोगों से मैंने सुना है ये, जब हमसे कोई बात की जाए ना, वो कहते हैं यार आप मुझे जानते नहीं शायद, मतलब बड़ा ये फ़ख्रिया होता है जी, बिल्कुल। इसके बाद की कोई बात नहीं होती है जी, ये नहीं, बस आप मुझे जानते नहीं हैं, क्योंकि आप भी साफ़ी मैं भी साफ़ी, कभी कभी इस हवाले से कभी किसी से रब्ता हो जाए तो कहते हैं आप मुझे जानते नहीं हैं, तो मैं कहता हूँ यार मैं तो आपको जानता हूँ, शायद आप मुझे नहीं जानते जी, मैं तो आपको, क्योंकि आप माशाल्लाह जिस मुकाम पर आपको सब जानते हैं, तो मैं भी जानता हूँ, जी, जी, मगर आप मुझे नहीं जानते। तो ये हमारे ये तो बड़ा मसला है कि हम लोग अपनी इस वजह से अपने आप कहते हैं पहचान को ऐसा हमने कर दिया कि हम बस, अल्लाह माफ़ करे, तो कशफ अली कहती कि हमारे मुआशरे में सच लिखने वालों का फुकदान है। ये एक बड़ी अच्छी बात की उन्होंने वाकई। अब क्योंकि हमारे में क्या कहते हैं, हमारे अखबारात में कितना सच है। पहले जिस दौर में मैंने ज्वाइन किया उस वक्त गैर जानिबदार कॉलमिस्ट थे, और चंद थे, हाँ चंद थे, कुछ लोग चंद थे, लेकिन अब जो है वो कोई कॉलम निगार जानिबदार, कोई गैर जानिबदार नहीं रहा, वो सब जानिबदार हैं, सब अपनी अपनी पार्टीज़ को अपने मुनाफा, और जानिबदार हो भी नहीं सकते। अब जो हालात हैं, कुछ की मजबूरियाँ हैं, कुछ के अपने नज़रियात हैं, कुछ के अपने मफादात हैं, तो वो इस वजह से आज का जो कॉलम निगार है ना, वो वाकई इन्होंने बात ठीक की है कि फुकदान है एक लिखने वालों को। लेकिन महमूद शाम साहब जैसे लोग, मुजीबुररहमान शामी साहब जैसे लोग, और जो सीनियर अताउल्लाह कासमी साहब जैसे, और इस तरह के सीनियर लोग अभी भी लिख रहे हैं। नज़ीर नाजी साहब थे, वो भी थे जी, बिल्कुल।
तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही एक, यानी कि ये इतनी सी जर्नलिज्म है, अब सारे तो गंदे नहीं है। हाँ नहीं, सारे तो गंदे नहीं है, वो तो मैंने भी शुरू में कहा अच्छे लोग अच्छे। आज के भी कुछ जो आज की जनरेशन के कुछ जर्नलिस्ट हैं वो भी अच्छे, वो अपने काम के साथ, नियत के साथ, अपनी फेयर है अपने काम के साथ, वो नेक नियत से काम करते हैं, चाहे उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े या उनको फाइनेंशियल मुश्किलात हों, फिर भी वो अपने काम के साथ फेयर चल रहे हैं, फेयर चलते हैं। ये तो हकीकत है ये। अच्छा, आप इस वक्त जो है ये मुझे थोड़ा बताएं कि आप माशाल्लाह बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं कि इस वक्त लाहौर में जो है, लाहौर में इस वक्त क्या मतलब गैर सियासी हालात क्या है वहाँ पर? सियासी हालात तो पूरे मुल्क एक ही जैसे चल रहे हैं। हाँ जी। गैर सियासी तौर पर क्या मतलब इस वजह सिलसिला चल रहा है कि सहाफ़त के हवाले से, ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के हवाले से इस वक्त अफरा तफरी है उसी तरह से जैसे जब से ये बहरान शुरू हुआ था 2017-18 में। 17 के बाद से शुरू हुआ है। हाँ जी, 17 के बाद से तो उसी तरह की अफरा तफरी अभी उसी तरह चल रही है, थोड़ी सी थमी ज़रूर है लेकिन चल उसी तरह ही रही है। हर जर्नलिस्ट को अपने रोज़गार की पड़ी हुई है कि मैंने बच्चों का पेट कैसे पालना है। महंगाई ने सबके जो है ना वो चीखें निकलवा दी हुई हैं, जिस वजह से जर्नलिस्ट भी हर तबका इफेक्ट हुआ है ना, लेकिन जो बेरोज़गार जर्नलिस्ट हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, वो ज़्यादा परेशानी का शिकार है। वहाँ पे यही सूरत हाल है जैसी पूरे पाकिस्तान में है कि मुश्किलात में। अच्छा, महंगाई की नदीम भाई, महंगाई जो इतनी हो रही है इसकी क्या वजूहत क्या है? आप क्या कहते हैं, आपकी नज़र में क्या है, क्यों ये अब ये सिलसिला क्या है? सियासत की तरफ थोड़ी नहीं, थोड़ा सियासत के अलावा भी हट के हम बात थोड़ी सी कर सकते हैं। सियासत में भी हम बात कर सकते हैं, मगर सियासत में भी थोड़ा सा अपने हिसाब से कि मतलब इतनी महंगाई की वजूहत हैं कि वैसे आमतौर पर कि पूरी दुनियावी तौर पर पूरी दुनिया में सिलसिला चल रहा है या सिर्फ हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा है, क्या इसकी क्या वजूहत? मैंने अभी पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर हाउस गया, मैंने एक इंटरव्यू किया, तो वो साहब बशीर हैं वज़ीर आज़म के, उनका मैंने इंटरव्यू किया। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की, उन्होंने कहा जी कि आप कराची के जो ताजर हैं उनको ये यकीन दहानी करा दें कि आप मुकम्मल सिक्योर है, अच्छा, आपको किसी किस्म का भत्ता नहीं देना पड़ेगा, कोई आपको आके तंग नहीं करेगा, कोई ज़ायद बिल नहीं आपको आएंगे। तो उनका ये कहना था कि 3 साल के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान का कर्ज उतर सकता है। ठीक है, वो कराची में इतने लोग यानी कि फेयर है लेकिन वो डरते हैं। उन्होंने फिर ये तजवीज़ दी, उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ जो हैं वो इन बड़े ताजरों को बुलाएं, उनको यकीन दहानी करवाएं कि जी आप जो है सिक्योर है टोटली, आपको फ्री हैंड दिया जाता है, आप अपने मुल्क में करें। उनका ये कहना था कि जी यहाँ से जो ताजर हैं वो कतर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, और कराची जो है वो ऐसा ऐसा खाली होता जा रहा है। तो उनको सिक्योरिटी चाहिए, ख़ास तौर पे ये जो क्राइम की जो सूरत हाल है उसके ऊपर काबू पाने के लिए आर्मी को बीच में आना चाहिए। तो महंगाई जो है वो इसी वजह से है कि हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं मुसलसल, और IMF जो है वो अपनी मर्जी से है, वो सब आपको पता ही है उसका जो प्रोसेस है, वो तो प्रोसेस की वजह से ये महंगाई, कुछ तो वहाँ से महंगाई हुई है, कुछ हम खुद अपने आप को इस दलदल में धकेलते जा रहे हैं। यानी कि अगर 10 रुपये की एक चीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से आती है, अगर 10 रुपये महंगी हुई है तो हम 15 रुपये की वो उसको बेच रहे हैं, तो हम खुद भी उसके ज़िम्मेदार हैं। हम में से निचला तबका जो है वो भी इसका भरपूर ज़िम्मेदार है। ये तो इसको कैसे मतलब कैसे थाम, इसकी रोकथाम की कैसे जाए इसकी रोकथाम? क्योंकि एंड यूज़र बेचारा पिछड़ा कौन है, हम जो लेने जा रहा है जो चीज़ मतलब एंड यूज़र जो है वो पिस रहा है वो जी, बाकी दरमियानी के लोग तो कोई पिस नहीं रहा क्योंकि सब अपने अपना हिस्सा ले रहे हैं उसमें। बिल्कुल। तो इसको कैसे थामा, कैसे इसको कम कैसे किया जाए? हम देखें बाहर का जो सिस्टम है, बाहर के ममालिक में आप स्टोर्स में जाते हैं, मैं काफ़ी जगहों पे होके आया हूँ, वहाँ पे उन्होंने हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन रखा हुआ है सिस्टम, ऑनलाइन हर चीज़, इवन कि आप वहाँ से सब्ज़ी या कोई भी चीज़ खरीद लें आपको ऑनलाइन उसकी जो है ना मिल जाएगा, रेट्स आपको पता चल जाएगा, आप स्कैन करेंगे मोबाइल से उसके ऊपर रेट आ जाएगा, आपको गिरा फरोशी हो ही नहीं सकती, सही बात, किसी भी सूरत। तो इस तरफ हम जदीदियत की तरफ नहीं आ रहे ना, अभी तो हम गर्दाब में फंसे हुए हैं, हम मुश्किलात में घिरे हुए हैं कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते। अब हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो IT में हमसे बहुत आगे जा चुके हैं और हम अभी तक IT में कुछ कर नहीं सके उस तरह का जो करना चाहिए था। हाँ, तो हकीकत है IT में तो देखें लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल, हमारी सहाफ़त भी तो IT तक नहीं पहुँची, IT तक नहीं पहुँची। तो ये शायद ये भी हमारा शायद सहाफ़ी अगर देखा जाए तो सहाफ़त में भी ये सबसे बड़ा मसला। असल में हम चेंजिंग्स खुद लाना नहीं चाह रहे हैं, या पता नहीं हम लकीर के फ़कीर, वही वाली आपकी वाली बात है कि लकीर के फ़कीर हो चुके हैं कि हम इसमें चेंजिंग लाना नहीं चाहते, हम कह रहे हैं जो है जैसे है चलता जाए।
तो मतलब तो होगा कैसे ये? अगर हम इसी तरह रहेंगे तो ना तो हमारे मतलब जो हमारे सहाफ़ती इदारे सहाफ़ी जो है अखबार हमारे यहाँ ख़त्म होता जा रहा है, अखबार ख़त्म हो रहा है। दुनिया में अखबार आज भी कायम है। जी बिल्कुल। अच्छा, अखबार में जो खबर आएगी वो अपनी जगह कहते हैं बड़ी मुस्तनद होती है ना, आप उसको संभाल कर रख सकते हैं। जी, आप 20 साल बाद भी वो अखबार निकालेंगे तो आप बता सकते हैं, रेफरेंस के तौर पर काम आ सकता है कि ये देखो ये है, ये उन आज से 20 साल पहले ये हुआ था। जी, जबकि टीवी पर है, रेडियो पर है, मीडिया जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ तो ये चीज़ सिक्योर हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो भाई ऑनलाइन आपने वेबसाइट पे डाल दिया, वेबसाइट पे चल रहा है ना, तो वेबसाइट ख़त्म हो, सब खत्म हो गया। जी। तो अखबार आज भी है, मगर उस अखबार को कैसे लोगों को इस बात का यकीन कैसे दिलाया जाए कि अखबार आपके लिए आज भी ज़रूरी है। लेकिन देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं मुँह शान साहब से मेरी जब इस पे मैंने सवाल किया उनको, मैंने कहा जी अखबार का मुस्तकबिल क्या है। उन्होंने कहा जी कि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम आएगा कि रिवर्स गियर लग चुका है, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग अखबार की तरफ लौट रहे हैं, इस वजह से कि उनको पता चल गया कि चैनल्स पे क्या हो रहा है। चैनल्स पे मार धाड़ के जो हो रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में गलत खबरें, और 80% तो वो फेक खबरें चला देते हैं, बाद में उनकी तरदीदें भी करते हैं। तो उन्होंने यही कहा, वो इतने बहुत सीनियर है महमूद शाम साहब, उन्होंने कहा जी ये अखबार का जो दौर है ये आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है और लोग अखबार की तरफ लौटना शुरू हो गए, और वो दिन आएगा जल्दी कि जब अखबार ख़रीद के लोग पढ़ेंगे पहले की तरह। अगर पहली तरह अखबार हो जाए तो वाकई कहते हैं कि सहाफ़ी की ज़िंदगी, फिर सहाफ़ी को दोबारा ज़िंदगी मिलेगी। जी बिल्कुल, अगर हो जाए, क्योंकि बात शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ अखबारात का जब सिलसिला ख़त्म हो गया, सारे अखबारात तकरीबन अब तो वो कहते हैं कि जिसकी अगर कभी लाखों अगर अशात थी तो शायद अब तो हज़ारों में भी नहीं है। कुछ इसमें यह भी एक हुआ ना कि जब मुशर्रफ साहब के दौर में चैनल्स की एकदम भरमार, एक लाट आ गई। लाट वो नोट शुरू की, जो अखबार अब उन्होंने चैनल्स मालिकान ने अपने घर से तो पैदा नहीं करने थे, उन्होंने जो अखबारात में सीनियर लोग थे उनको उठाया लाखों रुपए तनख्वाहों पे, उन्होंने ला के अपने चैनल में बैठा दिया, और वो जब चैनल में आगे बैठे उन्होंने काम शाम अपना करना शुरू कर दिया, उनका चैनल थोड़ा हाइप पे चला गया, फिर उनकी सैलरीज रिड्यूस कर दी उन्होंने, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको निकाल दिया। हमारे यहाँ पे जर्नलिज्म में एक असूल है कि जो बंदा अखबार निकालता है, जो टीम अखबार निकालती है, वो वहाँ पे रहती नहीं है, एक साल बाद वो फारिग हो जाती नहीं होती, पूरी टीम फारिग हो जाती। ये तो पुराना सिलसिला चला हुआ है शुरू से ही। तो अब वहाँ से जो अखबार से छोड़ के चैनल में गए थे, वो अब जब फारिग हो गए तो वो वापस अखबार में लौटना उनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि अखबारात डैमेज हो चुके थे। तो इस वजह से भी काफ़ी ख़राब हुआ काम। तो ये तो हकीकत है ये। और वो अच्छा, शुरू में ये सिलसिला बड़ा आपको कितना रहा कि बड़े बड़े चैनल्स ने बड़े बड़े लोगों को सहाफ़ी को उठाया, उनको बिठा के लाखों रुपये सैलरी दी, और उसके बाद कुछ साल बाद पता उनको छुट्टी कर दी, जब वो एस्टैब्लिश हो गया छुट्टी कर दी। अब वो बेचारे ना इधर के ना उधर के रहे। जी बिल्कुल, ऐसे तो वो ये बड़ा सिलसिला रहा हमारे माजी में, बड़ा सिलसिला रहा ये। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग ऐसे ही रहे, और यही सिलसिला हमारे रहा चैनल का। अब चैनल अभी जो है वो एयरवाई, आपको पता है कि एयरवाई बनता है, एयरवाई खोल के अब तो ओपन हो गया, अब तो ओपन हो गया है वो। तो ये भी वो बात है, जब अगर बंद इस तरह चैनल बंद होने लगेंगे तो फिर वो सहाफ़ी कहाँ जाएंगे। एक वक्त कुछ जो ऑनर्स हैं वो अच्छे हैं, यानी कि अगर एयरवाई बंद हुआ तो उसने अपने कोई लोगों को निकाला नहीं, किसी को बेरोजगार नहीं किया। नहीं, वो असल में इसलिए कि अभी तक उन्हें पता था ना, क्योंकि एक चल वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी ना पहले भी इन पे बहराना है। पहले भी जब पीछे 2017 में 18 में बहराना है, इन्होंने ज़्यादा लोग नहीं निकाले, और एक दो और चैनल्स हैं जिन्होंने लोगों को नहीं निकाला, उन्होंने उनकी सैलरीज थोड़ी रिड्यूस की, लेकिन कुछ चैनल्स ने 50% रिड्यूस कर दी। 50% बहुत सारे, मतलब 50% रिड्यूस करने में तो हज़ारों के हिसाब से, कहीं से जब खबर मिलती थी जी 600 लोगों ने निकाल दी, 600 वो बड़ा रोज़ाना एक बड़ी शॉकिंग, यानी कि हम जो बाकी लोग हैं जो बैठे हुए हैं उनके लिए एक ज़हनी अजियत थी कि यार एक तलवार लटक रही है कि मैं ऑफिस जाऊँगा तो मुझे भी ना निकाल दें। ये भी ना आप देखें, वो छोटे अखबार जो थे, दिन के अखबार थे जी, सारे बंद हो गए, सारे बंद हो गए, सब बंद हो गए थे जी। आपका नमाज वक्त यहाँ से जो है वो वक्त टीवी बंद हो गए, यहाँ से वक्त बंद हो गया था, आवाम अखबार बंद हो गया था जी। फिर वो ये आपका जो था नया अखबार बंद हो गया आपका, बहुत सारे दिन के अखबार थे, बहुत सारे बंद हो गए थे सारे। तो वो सारे पूरे लोग थे, मतलब अच्छे पूरी टीम थी, पूरी टीमें थी वो बेचारे। अच्छा, उनको निकालने का ये भी रहा कि निकाल, चलो ठीक है निकाल लो, उनके ड्यूज तो क्लियर कर दो जी, ड्यूज मिलती, जाओ ले लो, ले सकते तो ले लो। तो बहुत सारे रहे। करीम बख्श बलोच जी साहब जनाब, ये हमें कनाडा से इस वक्त देख रहे हैं हमें, और कहते करीम बख्श बलोच का पुरखुलूस सलाम कबूल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया करीम बख्श बलोच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहाँ भी होते दुनिया में आप ये के नाम याद रखते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का।
और कशफ अली कहती है कि अभी की सहाफ़ी बने हुए हैं सारे, इस वक्त तो सारे फेसबुक के सहाफ़ी बने हुए सारे तो वे हालांकि लोग देखते ही हैं ना फेसबुक पे, आए दिन खबरें चल रही होती, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से खबरें चल रही थी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहना आपने अच्छी बात तो अच्छी की, ये बिल्कुल सही बात हकीकत है। इससे सहाफ़ी हमारी सहाफ़त जो है ना वो हमारी फेसबुक की सहाफ़त चल रही, बिल्कुल फेसबुक की सहाफ़त है इस वक्त तो। और बेचारा सहाफ़ी जो वो खुद भी सोचता है कि मैं करूँ कि आके तंग आके कहता है यार मैं भी फेसबुक पे डालना शुरू कर दूँ, मगर बात है कि फेसबुक पर अगर वो डालेगा, करेगा, सब कुछ करेगा, तो वो घर कैसे चलाएगा? बिल्कुल, घर चलाने के लिए तो फेसबुक से तो पैसे नहीं मिल रहे हैं ना, फेसबुक तो पैसे नहीं दे रहा आपको, कुछ भी कर लें आप, कुछ भी कर लें तो फेसबुक से तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मगर उसके बावजूद भी इंसान करेगा क्या? तो खैर बहरहाल जी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम नज़र साहब मौजूद हैं हमारे साथ। नदीम साहब जो है वो लाहौर रोज़नामा मशरिक़ के मैगज़ीन एडिटर हैं, और मशरिक़ अखबार एक बड़ा तारीख़ी अखबार है, बड़ा पुराना अखबार है और बड़ा माजी में रहा, बड़ा ठीक ठाक चर्चा रहा इसका, बड़ा ठीक ठाक अखबार रहा, मगर वक्त के साथ साथ कहते हैं जब वो बात है कि जब थोड़ा सा डाउनफॉल चला तो कराची से भी मशरिक़ का जो सिलसिला ख़त्म हो गया था, मगर अब ख़बर मिली है कि जी जल्दी शुरू होने वाला है चलो इंशाल्लाह ताला। तो मैं भी अपनी सीवी तैयार रखता हूँ भाई मशरिक़ अखबार के लिए मैं भी मशरिक़ के लिए अखबार के लिए सीवी रखता हूँ, हो सके मशरिक़ नहीं तो मगरिब से तो मिल ही मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो मशरिक़ है मगरिब कहीं ना कहीं तो बहरहाल जी ये सिलसिला हमारा चल रहा है, हमारे साथ मौजूद है। और थोड़ा सा मुझे और बताएं अपने बारे में, क्या इस वक्त आपकी और आगे क्या आपकी प्लानिंग है, क्या चल रही है, क्या आप सहाफ़त में चेंज क्या कर रहे हैं, या आपने कुछ और नहीं, आपकी अचीवमेंट क्या ऐसी? नई अचीवमेट ये है कि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए हैं जिनको मैं कंपाइल करके एक किताब लाने का मेरा इरादा है। वो कोई तकरीबन 70 के करीब इंटरव्यूज़ हो गए। अच्छा, गुड, माशाल्लाह। तो वो मेरा इरादा है कि उसको 2-3 हिस्सों में 2-3 किताबों की सूरत में उसको लेके वो कंपाइल कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी वो शुरू हो जाएगा। अगर 70 भी हो तो उसमें लाजिम एक इंटरव्यू तो काफ़ी पेज पर जी काफ़ी जी सही। तो इसके अलावा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 150 पौने 200 के करीब अवार्ड्स मिल चुके हैं, गुड माशाल्लाह, जर्नलिज्म की वजह से, गोल्ड मेडल्स भी। अच्छा, और इधर से पाकिस्तान आर्मी से भी मुझे अवार्ड मिला था मेरी किताब के ऊपर, उन्होंने सराहा भी था। तो इस तरह अब सिलसिला उसी तरह रूटीन में चल रहा है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं नए लोगों जो सीखना चाहते हैं उनको लेके आऊँ आगे, ताकि वो जिनको शौक़ है, जो इधर उधर से कॉपी नहीं करते। नहीं, शौक़ वाले लोग असल में सही सहाफ़ी शौक़ वाले ही बनेगा। मेरे पास काफ़ी यानी कि शागिर्द यहाँ कराची में भी, अभी मैं कल मिल के आया हूँ, कुछ शागिर्द हैं मेरे, ऑनलाइन उनसे बातचीत होती रहती है, तो उनको मैं गाइड करता रहता हूँ कि इस तरह से आप ये गलत लिखा है इसको ठीक करो, या जब जो आपने भेजा ना उसको ठीक किया तो आप उसको पढ़ो कि आपने क्या लिखा था और मैंने क्या चाहा। सही, बिल्कुल सही। तो इससे भी थोड़ा सा गाइड, लेकिन आजकल सिखाने का अमल जो है ना वो भी ख़त्म हो गया ना, लोग सिखाते नहीं हैं किसी को। नहीं, हमारे जो सीनियर लोग हैं ना वो भी असल में बेचारे एम ही हो गए, बेचारे वो कहते हैं यार क्या फ़ायदा, किसको सिखाएं, कौन सीखेगा, छोड़ा यार मुझे क्या फ़ायदा यार। हाँ जी, बिल्कुल, मैं क्यों अपना टाइम ज़ाया करूँ, ये भी तो हमारे मसला, ये भी तो है ना, सिखाने का मतलब ये भी तो नहीं है ना। जी बिल्कुल, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि कोई भी अगर मेरे पास कोई आर्टिकल आया तो अगर मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा बहुत भी लगने के काबिल है तो वो जिसने लिखा होता है मैं उसको गाइड करता हूँ कि इसमें ये चीज़ें इनकी कमी है, इन चीज़ों को डालो बीच में ताकि ये छपने के काबिल हो सके। हाँ, थोड़ी सी डाल के ताकि थोड़े से उसकी हौसला अफजाई हो जी, तो यकीन थोड़ा सा जब भी तो आगे बढ़ेगा। जी आगे थोड़ी बहुत है, ज़्यादा तो नहीं हो सकता। नहीं तो अमूमन लोग तो इसी तरह करते हैं, वो चीज़ आई उसको डिलीट, पहले तो रद्दी की टोकरी होती थी उसमें फेंक देते थे, अब वो कंप्यूटर पे डिलीट कर देते हैं उसी टाइम। एडिटर्स वो उनके पास टाइम नहीं होता, जो बाकी मैगजीन एडिटर्स हैं, बाकी जो दोस्त हैं वो बता। मैं खुद भी यहाँ पर रोज़नामा में वो था आज़ाद रियासत का नाम सुना होगा। जी, मैं खुद भी उसका मैगजीन एडिटर रहा हूँ। मैं उसका मतलब मैं उसमें वैसे भी अखबार में भी था, फिर उसका मैगजीन भी मैं, हमारा वीकली मैगजीन था वो, तो मेरे पास बहुत सारे आते थे वो सारे सिलसिले, मगर मेरी भी कोशिश ये होती थी कि मैं उसको बना के जो भी मुमकिन है कि जहाँ तक हो सकते थोड़ा बहुत तो मैं अपने पास से भी करके उसको प्रिंट कर देता था और बताता कि ये चीज़ जो है ये देखो, ये इसको ये थोड़ा सा ये कर लो, इसको ये कर लो। लाजमी थोड़ा सा अगर किसी में थोड़ा सा इतना गट्स है, इतनी है कि कैपेसिटी की वो अगर लिख सकता है तो उसको बता देना चाहिए, और जो वरना आमतौर पर पता चल जाता है कि इस बंदे में है क्या। कुछ लोग होते हैं जिनमें बड़ी क्वालिटी होती है, उनको सिर्फ हल्का सा पुश करना पड़ता है, हल्का सा ऐसे बहुत को बड़ा जोर लगाना पड़ता है, कुछ को धक्का देना पड़ता है। तो कुछ तो धक्के से भी नहीं चलते, कुछ धक्के से भी नहीं चलते, कुछ तो पुश करने से चल पड़ते हैं ना। तो वो जो लोग हैं पुश करने चल पड़े वो ज़्यादा वो फ्यूचर में अच्छे सहाफ़ी बन सकते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ी सी ऐसी जुस्तजू होती है कि मुझे कुछ करना है। तो ये तो हकीकत है, वरना आमतौर पर तो हमारे यहाँ तो सहाफ़त ऐसी चल रही है। और इसके अलावा आपकी क्या आगे एक आम तासुर जो अभी लोगों के जहनों में बैठ गया ना, जो चैनल्स के ये एंकर्स की सूरत हाल देख के वो ये बैठ गया कि ये सारी जर्नलिज्म गंद है। ऐसा नहीं है।
अगर कुछ लोग बीच में ऐसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नलिज्म बिल्कुल ही सारे जर्नलिस्ट ही ऐसे हो गए। अब हम कहीं भी जाएं तो हमें वो इसी नज़रिए से देखेंगे। अगर मैं किसी के काम से कोई किसी पुलिस स्टेशन में या कहीं पे किसी हॉस्पिटल में चला गया या कोई काम, तो वो उनसे अगर आराम से भी बात करें ना, जाके तारुफ करवाए, जनाब मैं जर्नलिस्ट, आप हमें धमकाने आए हैं, आप ब्लैकमेल करने आए हैं, यानी कि उनका सबसे दूसरी तीसरी गुफ्तगू के दौरान ही वो ये उनका अल्फाज होते हैं। तो इस तरह का जो रवैया है ना, वो ये इस वजह से हुआ है कि जो छोटी सतह के जो इस तरह के सोशल मीडियाई जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा काम ख़राब किया। उन्होंने उन लोगों को ये बावर करवाया है कि जनाब जर्नलिस्ट होते ही ब्लैकमेलर। कुछ ये चैनल्स के ऊपर आपने जो देखे हैं एंकर्स वगैरह, उनसे कुछ लोगों ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा ही गंद है, ये पैगंबरी पेशा है। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको अभी भी उसी तरह लेके चल रहे हैं। आप उनकी तरफ उनको देखें, ना कि आप नेगेटिविटी। हम लोग असल में ना जल्दी नेगेटिविटी से मुतासर होते हैं। नहीं, असल में बड़ा अलमिया है लोगों का नहीं पता है। लोगों का असल में क्या है, लोगों तक जो पहुंच है ना, लोगों की पहुंच वो उन्हीं तक है ना, उन्हीं तक है। असल में जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उन तक उनकी पहुंच है नहीं जी, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए उनके बारे में वो सही जान नहीं पाते। वो उनका ताल्लुक उन्हीं से होता है जो नीचे वाले हैं, जो उनको टकराते, सड़क पे टकराते, किसी प्रोग्राम में टकरा दिए, कहीं किसी जगह वो किसी थाने में गए अपने किसी काम से, तो वहाँ उन्होंने देखे 4 सहाफ़ी ऐसे खड़े हुए, तो उनकी नज़र में ही है। वो किसी प्रोग्राम में और गए हुए, वहाँ देखा 4 सहाफ़ी जो लिफाफा ले रहे हैं, तो वो उनकी नज़र में वही लोग होते हैं। वो कहते हैं शायद सहाफ़ी हैं ही ऐसे। और कुछ लोग साफ़ी तो ऐसे बने हैं जो हर तकरीब में पहुंच के ना वहाँ पे वो कोई मेहमान खुसूसी है उसके साथ तस्वीर बनाएंगे और सोच रहे जनाब मैं भी साहब मेरे साथ देखा तस्वीर। अच्छा, ये बहुत सारे ये बड़ा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये तो आप देखें, मैंने देखा, हम तो बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे मैंने सहाफ़ी का देखे, ऐसे लोग देखे कि वो जो तस्वीरें बड़ी शेयर कर रहे होते हैं कि जी मेरा ताल्लुक फलाने से, और देखें ये मैं इस प्रोग्राम में था, तो वो तो बड़ी बात नहीं। मगर आमतौर पे ये बात बड़ी अच्छी बात आपने कि ये अक्सर लोग ऐसे करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ वाज़ेह ये करना चाहता हूँ आपके लिसनर से कि यहाँ पे हम साफियों की बुराइयां करने हरगिज नहीं बैठे हुए। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, बैठे हुए खुद भी साफी हैं, बैठे हुए हैं खुद एहतसाबी के लिए, एहतसाबी के लिए, बिल्कुल। तो जब तक हम लोग खुद अपने आप को यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, खुद एहतसाबी नहीं करेंगे, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते, हो नहीं सकते कभी भी। ये हर शोबे में गंद है, हर शोबे में बुराई है, हर शोबे में। उसको बेनकाब करने के लिए आपको हिम्मत और जुर्रत चाहिए। उसको बिल्कुल हकीकत है। बेनकाब करने के अलावा आपको तजावीज़ भी देनी चाहिए कि यार ये गलत है, इसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो हम सिर्फ ये नहीं कि इस प्रोग्राम का मकसद ये हरगिज़ नहीं है, ना तो आपका ऐसा इरादा ना बिल्कुल कि हम कोई साफियों को बहुत बुरा, मैं खुद क्योंकि जन्म से साफी, मेरे खून में साफा शामिल है। तो भाई मुझे भी तकरीबन फील्ड में तकरीबन ऐसे 30 साल ही हो गए। मेरा रेडियो टीवी अखबार से मतलब मेरा भी ये ताल्लुक सारा बात है कि हम खुद साफी हैं, तो हम ऐसा तो हम इस वक्त सिर्फ खुद एहतसाबी कर रहे हैं, किसी को बुरा बनाने की बात नहीं, हकीकत इसमें कोई शक नहीं है। और निगत यासर ने हमें ज्वाइन किया, ये इस्लामाबाद से हमें देखती हैं और कहती सलाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर शो, थैंक यू वेरी मच निगत यासर, थैंक यू वेरी मच जी। और बहुत दिनों बाद आपने हमें ज्वाइन किया। और सागर दीन मोहम्मद बलोच ने हमें ज्वाइन किया जनाब, और ये सांगड़ से हमें देख रहे हैं ये, और कहते वेलकम, कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, बहुत ठीक है सागर दीन मोहम्मद, आप ठीक है खैरियत से? और फ्राम सांगड़, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। तो ये हकीकत बात हकीकत है। और इसके अलावा आप अब आगे क्या देखते हैं? आपकी पहुंच से अब इससे आगे अपने आप को क्या देखते हैं, किस जगह देखते हैं आगे? मेरा इरादा मेरे वालिद साहब का भी था अखबार अपना शुरू करने का। और अच्छा, इन हालात में है आपका अभी भी इरादा इसी जगह? मैं बिल्कुल, मेरे क्योंकि खून में शामिल है अखबार। वो तो है, वो तो मैं जिस घर में पैदा हुआ, मैंने बताया ना, वहाँ पे अखबार ही अखबार थे। वो तो है, मैगजीन से और कागज़ था, पेन थे, हर तरफ। मेरे वालिद साहब सारी रात लिखते रहते थे, मैंने खुद उनको देखा, और सुबह ऑफिस भी जाते थे, यानी कि वो 2 या 4 घंटे सोते हों। सही बात है। वो असल जर्नलिज्म वो थी, उन लोगों की थी। मैं ये नहीं कि सिर्फ अपने वालिद साहब की बात कर रहा हूँ, दौर के जर्नलिस्ट ये थे कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते थे, लिखते थे अपने हाथों के साथ। अब तो आजकल तो कॉपी पेस्टिंग का ज़माना है आजकल। तो मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं अखबार ज़रूर अपना जो है ना, नज़र, रोज़नामा नज़र के नाम से, क्योंकि वालिद साहब का नाम नज़र, तो उसके नाम से मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह जल्दी। ये आप पहली मैं आपके प्रोग्राम में मैंने बताया नहीं, तो अभी तक किसी को पता नहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी तक इसके बारे में मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूँ काफ़ी हद तक जो है ना। अच्छी बात है, माशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और बात है कि इन हालात में अगर आप अखबार निकालने का इरादा रखते हैं तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर निकालूंगा, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है। और मैं उस अखबार को, पुराने 90 वाले अखबार
की सूरत में उसी तर्ज पे निकालूंगा। क्या बात है, वाह वाह। जो जेन्युइन होगा, जो लिखने वाला ठीक होगा और जो रिपोर्टिंग होगी उसकी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी और टू द पॉइंट होगी। उसके ऊपर उसमें जैसे आजकल ये जो मैंने बताया ना अखबार डैमेज क्यों हुआ है, क्योंकि वो चेंजिंग नहीं चाहते। महमूद शाह साहब ने कहा कि आप एक खबर रात को देखते हैं, सुबह उसी की लीड छपी होती है, लीड जो बड़ी सुर्खी होती है, तो लोगों ने क्या पढ़ना है, खाक पढ़ना है। लोगों ने क्यों पढ़ना है ख़रीद के अखबार, या देखना ही क्यों है, क्योंकि वो तो रात को वो खबर 2-4 चैनल से तस्दीक करके छप। आप उससे अगली बात करें, आप कुछ नया दें, कुछ डिफरेंट दें, कोई फॉलो अप दें, कोई इंटरव्यू एक्सक्लूसिव दें, कोई एक्सक्लूसिव चीज़ देंगे तो आप लोग आपको देखेंगे ना। क्योंकि वो जो चीज़ें वो तो चैनल पे नहीं आ रही ना जी, वो तो नहीं आती। ये तो ये बिल्कुल सही उन्होंने बात की। हकीकत भी मैं भी आमतौर पे मैं जब भी अभी मैं गया था 4-5 दिन पहले मैं गया था, बल्कि सैटरडे को मैं क्लब गया था मैं, तो मैं वो बैठ के हम बात कर रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे सीनियर बैठे थे, ये बात करें। मैंने कहा कुछ अब हमारे यहाँ अखबारात में मैंने क्यों जम हो रहा है, बिल्कुल दब क्यों रहे, इसलिए कि हमारे अखबारात में वही चीज़ आ रही है जो टीवी पे चल रहा है, यकसानियत वो सामने, तो वो सुबह अखबार में तो कौन देखता है, कोई नहीं देखता। मैंने कहा उसमें अगर कोई नई चीज़ देकर उसको थोड़ा सा हाईलाइट करे कि हमारे अखबार में है क्या, वो नहीं है जो आप चैनल पर देख रहे हैं, हम वो लेकर आ रहे हैं कि जो आप कहीं नहीं देख पा रहे हैं, तो लोग आएंगे यहाँ तक। चंद एक अखबारात हैं जिसके कॉलमिस्ट की रीडरशिप है, मैगजीन्स की रीडरशिप है, जिसको लोग कॉलम की वजह से खरीदते हैं या मैगजीन की वजह से खरीद लेते हैं, या कोई कलर पेज या कोई तहरीर कुछ इस तरह की उनको लगता है कि इसमें डिफरेंट चीज़ छप रही है। क्योंकि अब तो पहले तो आपको पता है कि हर रोज़ कलर पेज छपते थे, कलर एडिशंस। अब तो अखबार वैसे ही रिड्यूस हो गया, उसके पेजेस कम हो गए, कीमत भी बढ़ गई। कीमत बढ़ गई, पेपर कागज़ बड़ा महंगा हो गया, लाजिम बात है। वो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, कागज़ भी, इंक भी, सब चीज़ें, टैक्सेस भी, और दिन ब दिन टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए ना कि इसके कागज़ के ऊपर रिलीफ देना, तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। कागज़ के ऊपर रिलीफ नहीं दे रही हुकूमत। इन्होंने काफ़ी सारा APNS ने और CPNE ने उनसे कहा भी, उनको रिक्वेस्ट भी की कि आप कागज़ के ऊपर हमें ड्यूटी फ्री कर दें ताकि हम इसको उठा सकें दोबारा। तो अभी उस पर चल रही है बातचीत। तो इसका मतलब ये कि फिर हमारी हुकूमत भी ये नहीं चाह रही है। इसका मतलब तो ये है ना कि हुकूमत को, हालांकि अपने मुल्क में देखने के लिए हुकूमत से ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। वो जब देख रहे हैं कि अपना पाकिस्तान में इस वक्त अखबारात की अहमियत क्या है और कहाँ अखबारात जा रहे हैं, या हमारा प्रिंट मीडिया कहाँ जा रहा है, उनको चाहिए थोड़ा सा इसको सपोर्ट करें। बिल्कुल, मगर हमारे को ऐसा नहीं, अगर वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, चाहिए, हाँ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो मतलब रिलीफ देना उसको, ताकि अखबार एक दफ़ा फिर सामने आ जाए। अब वही बात है कि इसलिए भी अखबार अब ख़त्म होता जा रहा है कि जब चीज़ें इतना कॉस्टली एक चीज़ हो जाएगी, सब चीज़ें, तो अखबार फिर अगर प्रिंट होगा तो मार्केट में खरीदेगा कौन? बिल्कुल। अब वो 100 रुपये का अखबार तो कोई नहीं खरीदेगा जब मार्केट में। जी, मतलब पहले तो वो कहते हैं कि मैगजीन आता था, 60-70 रुपये का मैगजीन आता था, जिसमें कितने पेज होते थे, और वो अखबार कितने का होता था। अब वो 5 रुपये का 6 रुपये अखबार होता था। अब वो कहाँ 5-6 रुपये का अखबार, अब तो अखबार का एक पेज भी 5-6 रुपये का नहीं आएगा। अब बिल्कुल ऐसा अब तो नहीं आएगा, लाजिम इतना महंगा पेपर हो गए। तो हुकूमत हमारी, हुकूमत चाहिए। तो वैसे आप क्या कहते हैं, मतलब आप क्या तजवीज़ पेश करते हैं हुकूमत के लिए कि क्या करना चाहिए उसको? हुकूमत को सबसे पहले कागज़ के ऊपर जो है ना वो ड्यूटी उसकी ख़त्म करनी चाहिए, उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म करने चाहिए। अपने अखबारात को सपोर्ट करने के लिए अपने ये मीडिया के ज़रिए आप पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ जो है ना वो जाती है। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी, हाँ ठीक है। अब बाहर के जो अखबारात हैं वो किसी दौर में मेरे पास सारे अखबार आते थे, खलीज टाइम्स, ये वो सब अखबारात हमारे पास आते, तो हमारे अखबार भी यकीनन उनके पास जाते होंगे बिल्कुल। तो वो भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे, हम भी पढ़ते थे उनके। तो आप अगर आपको चाहिए कि आप अपनी मीडिया को सपोर्ट करें, अगर आप चैनल्स को सिर्फ सपोर्ट करते जा रहे हैं तो अखबार की तरफ आपका जो है तवज्जो जो है वो क्यों कम है? अखबार कोई तेले बच्चे थोड़ी हैं। हाँ सही बात है, सही बात है। आप उनको साथ ऐसा सलूक करें, सही बात है। वहाँ भी जर्नलिस्ट, वहाँ असल तो जेन्युइन जर्नलिस्ट वही थे, जर्नलिस्ट वही है ना, वही जर्नलिस्ट वही थे, वही है। तो उनको चाहिए कि ये इसकी तरफ तवज्जो दे हुकूमत जो है वो, ख़ास तौर पे सबसे पहले कागज़ जो है ना उसके ऊपर इनको काम करना चाहिए, कागज़ की ड्यूटी काम ख़त्म करनी चाहिए। सही बात है जी। और इसके साथ साथ वक्त जो है वो 2 बजकर तकरीबन जो है 36 से 40 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, और हम 3 बजे तक इंशाल्लाह ताला आपके साथ मौजूद, हमारे साथ मौजूद नदीम नज़र साहब मौजूद है आज कुछ सहाफ़त के हवाले से। और ये प्रोग्राम जो है वो आप अभी तो फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे साथ लाइव वीडियो, या रेडियो पर आप सुन भी रहे हैं, मगर ये प्रोग्राम जो है कल इंशाल्लाह शाम तक आपको जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, और वहाँ पर ये प्रोग्राम फिर आप तरतीब से, इसका लिंक भी आपको मिलेगा हमारे तमाम पेजेस पर, मेरे तमाम जितने पेजेस हैं उन पर मिल जाएगा आपको। और ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम जो है ये हमारे
प्रेस क्लब के लोग ज़रा साफ़ी हमारे बहुत ज़्यादा देखेंगे इसको ज़रा जी। और कल ये जब जो हो जाएगा सब तक लिंक जाएगा तो फिर ज़रा वो हो सकता है उनकी कुछ नज़रियात भी बदलेंगे उनके। लेकिन जो अगर जर्नलिस्ट कोई इसका जवाब देना चाहता है तो उसको चाहिए आपसे वो रब्ता करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे वो जब जाएगा लिंक तो वो मुझे देखेंगे तो वो मुझसे ही पूछते हैं फिर वो। जी। मैंने आमतौर पे जब इससे पहले मैंने बुलाया था हमारे वाजिद, वो क्या नाम है उसका, वाजिद क्या नाम है हमारे केयूजे के थे यहाँ के, नाम भूल गया उसका पूरा नाम, जो चैनल 24 पे थे वो, ब्यूरो तक स्पोर्ट्स का था वो भी। और फिर काफ़ी सारे साफ़ी आ चुके मेरे पास, खानज़ादा साहब भी आ चुके हैं, सारे तकरीबन सभी लोग आ चुके हैं। अभी मैंने फ़ारन वगैरह को बोला था कि यार आ जाएं, वो फिर वो कहते यार आएंगे किसी दिन, शोभी भाई आएंगे। हालांकि वो यहाँ करीबी होते हैं, TV1 पे होते हैं, TV1 करीब है यहाँ पर हमारे, TV1 पे होते हैं फ़ारन जाज, फ़ारन जो है वहाँ पर होते हैं, वो सारे साफ़ी यहीं होते हैं हमारे ज़्यादातर। तो बस वो आते नहीं बैठ के, वरना मैं शुरू में मेरे काफ़ी साफ़ी यहाँ पर आ चुका है, काफ़ी बहसों बाज़, बड़ा गर्मा गर्मी रही यहाँ पर, गर्मा गर्मी वो रही। और मैंने क्योंकि मुझे आदत भी ये, मैं कहता हूँ कि यार मैं ख़ुद भी उन तंजीमों का, मैं भी उन्हीं का मेम्बर हूँ, मैं क्लब का भी हूँ, तंजीमों का भी तमाम हूँ। तो मैंने कहा मुझे तो आज कोई सहूलत मिली नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या, फिर उनका कार्ड लेके घूमने का फ़ायदा क्या, फिर बंदा उससे बेहतर ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो कुछ सहाफ़ी हैं ना वो सहूलत खुद लेते हैं, लेना जानते हैं। हम लोगों को जो हम निचले तबके के, मैं अपने आप को भी वही समझता हूँ कि हम लोगों को वो नहीं आते, वो टेक्निक्स नहीं आती कि हम जाके किसी से कोई फ़ायदा ले सकें। तो ये टेक्निक कहाँ से मिलेंगे? अभी देखे मैंने 60-70 इंटरव्यू किए, किसी एक बंदे से भी मैंने बहुत बड़े इंटरव्यू किए। अभी मैं बताया मैं PM हाउस से हो क्या है, मैंने कोई, हम उस तरह के लोग नहीं है कि जाके बैठे नहीं। मैंने जिसका भी इंटरव्यू किया मैं दोबारा उसके पास गया ही नहीं। आप यकीन करें नदीम भाई, मैं खुद यहाँ पर कराची में बेपनाह लोगों के, मैंने खुद पॉलिटिकल बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, मैंने रेडियो पे भी किए हैं, मैंने TV पे लाइव शो किया, मेरा अखबार के लिए भी किया है, सब बड़े, मतलब सबसे मेरी सलाम दुआ है। मगर आज तक कभी भी एक किसी काम के लिए कभी किसी को फ़ोन नहीं किया, आज तक कभी भी। हालांकि मैं खुद मुश्किलों का गिरफ्तार रहा हूँ, मैं उसके बावजूद कभी मैंने किसी को फ़ोन किया ही नहीं किसी वजह से। आप क्या समझते हैं, ये हमारी शराफत है या नेग्लिजेंसी है? आप क्या समझते हैं बीइंग जर्नलिस्ट? नहीं तो शराफत ही और क्या है, मतलब आप इसीलिए तो पीछे हैं ना, इसीलिए तो हम क्यों यहाँ पर हैं, वरना तो अगर थोड़ा सा इससे आगे होते तो यहाँ थोड़ा होते थे। बिल्कुल इससे आगे होते हैं, क्योंकि वो जो तमाम लोग हैं जो इस वक्त दुबई में अपने फ्लैट लेके बैठे हुए हैं, यहाँ प्रोग्राम भी करते हैं, और दुबई में उनके, दुबई में, सिंगापुर में और इंग्लैंड में, लंदन में फ्लैट है, उनके घर हैं, क्यों दूसरे महीने विजिट करते हैं लोग बाहर, तो क्यों वो हम नहीं है, हम उनमें से नहीं है ना असल में। थोड़ा सा इसके लिए वो मैंने ये देखा है कि आमतौर पे अगर आप अपने आप को थोड़ा सा करना चाहते हैं, या तो आपको अपने अंदर का ज़मीर को थोड़ा मारना पड़ेगा, आप उसको सुला दें, उसको थोड़ी थपकी देके 1 साल 2 साल सो जाते हो आराम से। मगर हमारा ज़मीर तो इतना डीटा बस होता ही नहीं है वो इतना उसको थपके दे दे के उसको मार के सुना नहीं सोता है वो। तो क्या करें, तो ये ज़रूरी बात, इस वजह से हम ये मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ दिल से, नाम नहीं ले सकता माजरत, उनके मैं उनको शुरू से देखता आया अपने साथ। तो वो लिखते थे बड़ा जनाब, बड़े दबंग जर्नलिस्ट, ऐसा वो एक पार्टी के साथ उनकी मोहब्बत बढ़ती गई। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं तो आपको अपना उस्ताद समझता हूँ कि आप ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं यार आज की बात, आज मजबूरी है आज की, मैंने अपना किचन चलाना है, मैं ये करूँगा और मैं सबको बता के करूँगा, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों का पेट पालना है। तो एक तबका ये भी है जो कह रहा है कि मैं करता हूँ तो करूँ भाई, जो मुझे कुछ कहता है कहता जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, उनका एक जुमला वहाँ ये भी सही है कि मुझे घर भी तो चलाना, मुझे घर भी चलाना, मैं बच्चों को भूखा नहीं मार सकती, क्यों हालात मजबूर इतना हो गया बंदा कि क्या करे। जी तो बिल्कुल ये भी है कि क्या करेगा आखिर, बिल्कुल, क्यों कहते हैं ना मरता क्या ना करता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यानी कि ये मकसद यही है बताने का कि आप देखें जर्नलिस्ट किस सतह पे पहुंच गए हैं, कितने परेशानी का शिकार हो गए, कितने हालात ख़राब हो गए जो जेन्युइन जर्नलिस्ट, और जो नॉन जेन्युइन है, जो कार्ड ख़रीद के बने हुए, वो खुशहाल हैं ज़्यादा। मैंने खुद देखे हुए, गाड़ियों में घूमते हैं। ये तो है, ये तो अब वही तो, इसलिए तो कार्ड बिक भी रहे हैं ना, कार्ड बिक रहे हैं, इसलिए कार्ड बिक रहे हैं। हमें तो यही तो बड़ा मसला है हमारे यहाँ, पता नहीं क्यों लोग, अच्छा इसे लोग क्या समझते हैं, शायद हम बड़े, मतलब एक बड़े जेन्युइन सहाफ़ी बन चुके और हमारा ताल्लुक़ सहाफ़त से है। वो अमूमन मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुझे कहते हैं कि यार शोभा साहब, वो आप फ़लाने अपने इदारे का, इसका या दूसरे का या कहीं का तंजीम का कार्ड बनवा दें, ज़रा जो चाय पानी ले लीजिएगा।
तो ये असल में ये लोगों के जहन बना दिया हमारे इन तमाम लोगों ने कि आप इस तरह सहाफ़ी बन सकते। सहाफ़ी को बनना कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ना जर्नलिज्म पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपको प्रैक्टिकल में कुछ जाना ज़रूरी नहीं है, आपको कुछ भी करना। मैं एज ए मतलब टीवी एंकर की, रेडियो आरजे की रिपोर्टिंग की मैं खुद भी क्लासेस लेता रहा हूँ। मेरा अपना भी इदारा था, ऐसी कोविड से पहले मेरा इदारा था, वो मैंने बनाया था। और मैं तकरीबन पहले से, बहुत पहले से 2009 से चला रहा था मैं। तो बहुत सारे लोग मेरे ऐसे रेडियो आर्टिस्ट हैं, लाहौर में भी थे, चले गए वो मेरे ख्याल। फिर वहाँ टीवी पे 1-2 लड़कियों ने ज्वाइन की, कराची से लाहौर गई थी वो। फिर यहाँ से भी हैं, यहाँ भी रेडियो पर हैं, बहुत सारे कर रहे हैं वो मेरे स्टूडेंट सारे। बात है कि वो सबको भी वो, हालांकि वो क्या था, उन्हीं जगह मुझे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मिले थे, ऐसी कुछ लड़कियाँ हैं कि आप हमें सिर्फ सर्टिफिकेट दे दें कि हमने आपके पास से ये कोर्स पूरा कर लिया, बस बाकी हम खुद ही कर लेंगे जो करना है। आप अपनी फ़ीस ले लें और हमें सर्टिफिकेट दे दें। बिल्कुल ऐसे हम ये कह सकते हैं कि जी हम शोबी साहब के जो शागिर्द हैं। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करता। और मैंने कहा मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। पैसे थोड़ा नाम बात है कि कल आप कहीं जाएंगे तो वो तो मेरा नाम ही है ना फिर। जी बिल्कुल, कि ये अच्छा ये है शोबी साहब के शागिर्द, अबे हैरत है यार, तो वो क्यों अपने नाम को बंदा करे। तो ये तो चीज़ें हैं सारी। बहरहाल जी वक्त जो है बस देखिए इसी तरह गुजर गया हमारा। और मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ और अब आप बताएं आगे अपनी सहाफ़त के हवाले से। अखबार माशाल्लाह आप शुरू करने वाले हैं जी, हमारी दुआ आपके साथ हैं। इसके अलावा किताब आपने बताया कि आप अपनी किताब जो जी माशाल्लाह उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक उसका कुछ मसौदा लिखना शुरू किया आपने? बना लिया? मैटर मेरे पास कलेक्ट हुआ, मैंने इकट्ठा किया, कंपाइल किया, उसको बस मैंने पब्लिशर तक पहुंचाना है जी। तो तकरीबन वो भी 2-3 किताबें आपकी बन जाएंगी इंशाल्लाह जी, बल्कि ज़्यादा बन जाएंगी क्योंकि मेरे वो इंटरव्यू 2 पेजेस के तवील इंटरव्यू होंगे। मैगजीन के जो 2 पेज हैं उसके जी, किताब के तो ज़्यादा पेज हो जाएंगे, किताब के ज़्यादा हो जाएंगे, किताब का साइज़ छोटा होता है मगर फ़ॉन्ट के हिसाब से भी है, वो आपके ऊपर है कि आप जितना रखना चाहें। तो ऐसा बहुत सारे। अच्छा वैसे ये मेरा भी इरादा है ऐसा जी, क्योंकि मैंने भी इससे रेडियो पर 27 साल में बेपनाह इंटरव्यूज़ किए मैंने, और लक्ष्य सब लोग मेरे जहन में अब तक मौजूद हैं। कुछ अखबारात में किए वो मेरे पास कुछ मौजूद है, उनकी कॉपी मौजूद है। उसमें क्या नाम, आज़ाद रियासत में जी, एक्सप्रेस में रहा हूँ मैं, फिर और अखबारात में। मुझे सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि आप बानियों में से हैं। मैं FM पहले दिन से हूँ जी। कितने साल आप FM को? 27 साल हो गए मुझे भी। 27 साल से। ये 1995 में लाऊँ, मुझे 23 मार्च 1995 को जी पहला पाकिस्तान का इंडस्ट्री का पहला रेडियो, ये FM इंडस्ट्री का पहला रेडियो। और मैंने उस वक्त से इसको ज्वाइन किया हुआ है। और नाइट ट्रांसमिशन आपकी दुआ से मैं मतलब रेडियो पर नाइट ट्रांसमिशन का फाउंडर भी मैं हूँ। और TV चैनल पर या जहाँ भी नाइट ट्रांसमिशन शुरू हुई हमारे बाद ही शुरू हुई। TV पे प्रोग्राम रात का एक शुरू हुआ जिसमें वो करते थे, क्या नाम, अनवर मसूद साहब का बेटा जो करता था, प्रोग्राम करता था, अम्मार मसूद, नाइट करते थे। तो वो सारे मतलब पूरा यहाँ पर हर इसका फाउंडर जो है वो नाइट ट्रांसमिशन का फाउंडर, रात को गज़ल का प्रोग्राम शुरू करने वाला। जब मेरा प्रोग्राम नाइट ट्रांसमिशन होती थी रात को 12 से 4 बजे तक जी, 7 डेज़ अ वीक, कोई दिन ऑफ नहीं होता था। 24 घंटे मतलब उसमें, और फिर दिन में प्रोग्राम होता था। यूँ समझ लें कि मेरा प्रोग्राम जो है 24 घंटे में तक 12-14 घंटे में होता था शुरू में। तो मैं जब से यहाँ पर हूँ, मैंने इसके अलावा मतलब मैंने अखबारात में काम किया इससे पहले भी, इसके साथ साथ भी मेरा चलता रहा जी। इसके साथ साथ मैं एक्सप्रेस में मैंने रहा हूँ, मैं कई साल एक्सप्रेस में रहा, आगाज़ में रहा, कौमी अखबार में इलियास शाकिर साहब के पास रहा मैं, उनके रियासत, रोज़नामा रियासत मॉर्निंग का अखबार उसमें रहा मैं। फिर कुछ मैगज़ीन का एडिटर रहा हूँ मैं, कुछ ऐसे मंथली मैगज़ीन थे उनका एडिटर रहा। फिर आज़ाद रियासत अखबार में रहा मैं, रिपोर्टिंग में भी उसमें की। उसके अलावा फिर मैं मैगज़ीन एडिटर उनका बन गया, संडे मैगज़ीन होता था हमारा, उसका मैं एडिटर रहा हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे सिलसिला में। शख्सियत निखारने में रेडियो जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, एकेडमी है। बिल्कुल बेसिक ही है। मतलब आप अगर आप चाहे एक्टर, इसके बाद निकल के आप एक्टर भी अच्छे बन सकते हैं, आप अच्छे एंकर बन सकते हैं, आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, क्योंकि ये आपको अंदर से बिल्कुल निकाल के आपके अंदर है क्या जी। एक तो ये कि आप जब रेडियो पर बैठते हैं तो आप बहुत ही कहते बर्जस्ता बोल सकते हैं फिर जी, मगर यहाँ बैठने के लिए वही बात है कि यहाँ बैठने के लिए भी आपके लिए पास मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, क्योंकि अब जब हम कॉल उठाते हैं तो अगर कोई कॉलर बात कर रहा है, अब वो कौन है क्या हमें नहीं पता जी, बिल्कुल वो क्या सवाल कर ले, क्या बात कर ले, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने यहाँ बैठकर, मैं आपको बताऊँ नदीम भाई, यहाँ पर बैठकर मैंने लाइव कॉल में मतलब जब दिनों सियासी सिलसिले चल रहे थे
मैं 13 के 18 के इलेक्शन वगैरह में उनमें प्रोग्रामों में ऐसे बहुत सारे सियासी लोगों ने कॉलें की हमें, मतलब सियासतदानों ने लाइव कॉल की, रैंडम कॉल, क्योंकि रैंडम कॉल हमने बटन दबाया, कॉल कर, हमें नहीं पता कौन है वहाँ पर, ऐसे सवाल किए। अल्लाह का लाख शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैंने ये कहा हो या मैंने उनकी लाइन काट दी हो, कभी उनको जवाब ना दिया कि मैं सोच रहा हूँ कि बोलूँ क्या मैं। अल्लाह का लाख शुक्र मैंने कभी इसके लिए देखें मुतालिया आप करते हो यकीनन ज़रूरी आपको करंट इश्यूज़ के ऊपर अबूर होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ फैसल अजीज़ साहब को जानते होंगे, फैसल अजीज़ का मैंने इंटरव्यू किया यहाँ पे, मेरा सैटरडे का जो शो होता है उसमें हमारे कुछ लोगों ने कहा, हमारे बॉसेस वगैरह ने कि फैसल अजीज़ को बुलाओ उसमें, तो फैसल अजीज़ को मैंने ये बुलाया यहाँ पर। और उसका वो हालांकि बड़ा सीनियर है वो, और मतलब जियो में शुरू से था वो, शुरू से मैं जानता हूँ सबको, सारे शुरू के। जब बैठ के उनसे बात की मैंने, सारे इश्यूज़ पे बात की। उन दिनों बोल का बड़ा मसला चल रहे थे, तनख्वाह नहीं दे रहे थे, कई महीने सालों गुजर के तनख्वाह नहीं, हर जगह ये चल रहा था कहानियों का, तो बड़ी तंजीमों का सिलसिला था। उनसे बैठ के मैंने 2 घंटे बात की है। 2 घंटे बाद फैसल मुझे कह रहे हैं, यार शोभी भाई मुझे ये बताइए सवाल आपने लिखे कहाँ थे? जी मैंने कह रहा मैं तो देखा कुछ भी नहीं था आपके पास। तो उसके बावजूद तमाम उस पर मतलब सियासी गैर सियासी पाकिस्तान की और दूसरी महिला कौम तमाम गुफ्तगू हमने की, सारे मुझसे बातें की, बड़ी कुरेद की हमने बातें की। आखिर में वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो सब यहाँ जो बिठा रहा हूँ मैं, या जो कॉलर मेरे पास आ रहा है तो बात करने के लिए मेरे पास मैटर भी तो है ना। मैं वही स्टूडेंट्स के बारे में बात, स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि जो इस तरफ आना चाहते हैं उनको रेडियो ज्वाइन करने को, या फिर आपके पास आपकी शागिर्दी में आना चाहिए। ये एक बहुत ज़बरदस्त एकेडमी है, यहीं से आप सीखना अगर शुरू करेंगे तो आप में बहुत शऊर आ जाएगा, आपकी शख्सियत मज़ीद निखर जाती है, आपको गुफ्तगू का पता चल जाता है, अंदाज़ का पता चल जाता है, कौन से लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, किस जगह पे आपने क्या गुफ्तगू करनी है। ख़ास तौर पे अब करंट जो सूरत हाल है उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। ज़रूरी है। पास्ट हिस्ट्री आप पता होनी ज़रूरी होती है कि आप पीछे से क्या चला आ रहा है। तो ये तो अच्छा पता कि आवाज़, अब ये तो एक हमारा लगा हो ना, हमने मोबाइल लगा रखा है या कैमरा लगा होता है हमारा, तो आम तो दिन में कैमरा लगा होता है यहाँ पे, तो जो कुछ प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम हमारे नहीं जाते उस पर वीडियो पे, कुछ प्रोग्राम जाते हैं। तो अब जब रेडियो पर बैठे ना, रेडियो पर क्या होता है कि रेडियो पर सिर्फ आप अपनी आवाज़ से, अपनी आवाज़ के तासुर से सामने वाले को बता रहे होते हैं कि आप का मूड कैसा, आप कहना क्या चाह रहे हैं। जी ये तो अभी तो वीडियो लगी, तो वीडियो पे लोग देख रहे हैं कि जी हम आप गुफ्तगू कर रहे हैं, गर्दन में हिला लिया आपने, गर्दन हिला दी तो पता चल गया जी आपने अप्रिशिएट करे मेरी बात को कि ठीक है। अब जब अगर ये नहीं लगा होगा तो फिर तो आवाज़, एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना बड़ी बात है। आवाज़ के साथ वो अपने एक्सप्रेशन को अपने वॉइस पे लेकर आना, क्योंकि वो जस्ट लाइक ये कहते हैं वॉइस एक्टिंग जो है जी, वॉइस एक्टिंग, आपको अपनी आवाज़ से वो एक्ट करना, बताना है कि आप इस वक्त मेरी बात से एग्री हैं या नहीं है, आप मेरी बात को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, आपको मेरी बात अच्छी। रेडियो पे ड्रामे जैसे चलते थे, पहले ऐसे ही लगता था जैसे मैंने किया रेडियो पाकिस्तान में ड्रामे किए, मैंने रेडियो पाकिस्तान से बहुत बस में तलबा किया, रेडियो पाकिस्तान से बहुत, और उसके अलावा रेडियो ड्रामे किया, और रेडियो पाकिस्तान से FM से पहले रेडियो पाकिस्तान से मेरी आवाज़ बहुत चलती थी। मतलब मैं अनऑफिशियली मेरी सुबह से लेकर शाम तक रेडियो पे बहुत सारे जो कमर्शियल प्रोग्राम होते थे उनमें सारी मेरी आवाज़ चलती थी। इतने ज़बरदस्त वो ड्रामे होते थे कि इंसान यानी कि सुनने वाले को लगता था कि मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हूँ। हाँ इन्वॉल्व बिल्कुल तमाम। असल में होता क्या, वो रेडियो पे ये ना, अब रेडियो में माइक ऐसे होता है जी, अब हम करीब हैं तो हम करीब होकर बोल रहे हैं, अब दूर हैं तो यहाँ से बोल रहे हैं, किसी ने आवाज़ दी कहाँ, तो मैं क्योंकि बंदा दूर है उसमें बताना कि मैं कमरे के बाहर हूँ या कमरे के कोने में हूँ, तो वहाँ से आवाज़ मुंह घुमा के वहाँ से आवाज़ देते थे, तो लगता था कि बंदा दूर से बोल रहा है, हाँ कि मैं यही हूँ, मैं हूँ, आ रहा हूँ। तो ये होता था, वो साथ साउंड इफेक्ट्स और वो सारा कुछ, वो सारी चीज़ें, तो वो सारे रेडियो यही है। रेडियो असल में हमारे आज कहता है रेडियो का मसला क्या नितिन भाई, आज की हमारी जो जनरेशन है वो पता क्या होती है, अब बहुत सारे मेरे पास जो इनबॉक्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं मैसेजेस कि जी मुझे भी रेडियो ज्वाइन करना है। क्यों भाई, इसकी वजूहत क्यों ज्वाइन करना है? वो सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, सब कहते हैं मेरी आवाज़ अच्छी है। अब ये मतलब वही बात, खाली आवाज़ अच्छा होना था। ये जैसे एक्टिंग में लोग क्या कहते हैं, क्या मैं खूबसूरत हूँ, सब कहते हैं तुम बड़ी खूबसूरत हो, या तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े खूबसूरत हो, तो तुम एक्टिंग में आ जाओ। तो ये खूबसूरती या आवाज़ का अच्छा होना है या आपका मुसलसल बोलना, इस बात की शर्त नहीं है कि आप मीडिया पे कामयाब रहो। बिल्कुल ज़रूरी। अब अगर वो कहे जी कि मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी है, तो मैं जनाब कालम निगार बन गया,
ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई सब कहते हैं यार तुम लिखते बहुत अच्छा हो यार, लिखते बहुत अच्छा हो जी। तो बात इन सब के पीछे कोई ना कोई बेस तो होता है ना। जी। इसके बाद ही तो आप अगर साफ़ी बनने के लिए आपकी जनरल नॉलेज जितनी स्ट्रांग होगी, आप उसके बाद ही जब आपके पास लिखने के लिए लफ्ज़ ही नहीं होंगे तो लिखोगे क्या। बिल्कुल। बोलने के लिए माइक के सामने बिठा दिया। आप यकीन नदीम भाई के अक्सर होते हैं ऑडिशन में, कुछ लोग आते हैं, अगर होता है ऑडिशन होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सामने बोल ही नहीं, माइक जब सामने बोल नहीं पाते होते, आवाज़ ही निकलती। कैमरे के सामने आ जाए तो वो कहते हैं कि एक्टिंग के लिए अगर ऑडिशन हो जाए तो वो डायलॉग भूल जाते। जी ऐसे ही। तो क्योंकि कैमरा बंद हो जाए तो फरफर शुरू हो जाए, तो माइक बंद कर दो तो फरफर शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें वही है। पेन हाथ में दे दो, पेन मैं जब मैंने ये मेरा सब कोविड से पहले मेरा चल रहा था तो कुछ रिपोर्टिंग के लिए मेरे पास आए कि जी वो हमें शोबे साहब अखबार के लिए रिपोर्टिंग सीखनी, ये करना वो करना और कंटेंट का राइटिंग का। तो मैंने कहा आप ये मैं पेन है कागज़ है, कुछ भी लिखें, जो आपके जहन में कुछ भी आ रहा है कुछ भी लिखें। आपने कम अज़ कम 500 वर्ड लिखने हैं, 500 वर्ड लिखे कुछ भी जो आपके जहन में आ रहा है, मगर रुकना नहीं है आपने, लिखते रहना, आप लिखते जाएँ। लेकिन बैठ के किसी के पास 10-15 वर्ड से ज़्यादा कोई लिख नहीं सका कोई। ऐसे ये अलमिया नहीं लिख सके। क्या लिखे भाई। आप रिपोर्टिंग करने आओगे या कंटेंट राइटिंग आपने करनी है तो क्या लिखोगे आप। आपके पास आपको किसी ने दे दिया जी ये हमारी ये वन लाइन है, ये जिसको जो ड्रामे की वन लाइन होती है कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये वन लाइन हमारी 5 लाइनों में होती है वो। अब ये पूरा ड्रामा इस पर लिखना है, अब कैसे लिखोगे भाई। बिल्कुल ऐसे पूरी कहानी, पूरा उसमें डायलॉग, पूरे कैरेक्टर सब उसी में डेवलप करने कैसे होंगे वो। तो ये हमारे ये बस ये सबसे बड़ा मसला है। तो बहरहाल जी चले, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपसे और बहुत अच्छा कुछ आप अपने दोस्तों को या हमारी जनरेशन जो इस वक्त है उनको जो साफ़ी बनना चाह रहे हैं या कुछ पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो ज़रूर आप। सबसे पहले तो जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं ना, उनको चाहिए कि वो माजी को उसको टटोले। अब तो सोशल मीडिया, गूगल के ऊपर सब कुछ पड़ा हुआ है। आप वहाँ पे जाके देखें कि असल जर्नलिस्ट क्या था और उसने क्या क्या बर्दाश्त किया और किस तरह से वो उसने अपना एक मुकाम बनाया। तो आप उसके साथ एजुकेशन, जनरल नॉलेज और साथ एक्सपीरियंस गेन करें, किसी ऐसे जर्नलिस्ट के साथ अटैच हो जो सही नीयत के साथ, साफ नीयत के साथ, जो बेदाग हो। तो अगर दागदार कोई, अगर आप तो सिर्फ चार्म के लिए आए हैं, कार्ड लेने के लिए आए हैं, तो खुदा का वास्ता इस तरफ ना आए, हम लोगों को बदनाम ना करें। और अगर आप वाकई जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो किसी अच्छे इदारे को ज्वाइन करें, साथ इंटर्नशिप करें, साथ पढ़ें, तो फिर इस तरफ आएँ। चले, बहुत खूब से बात की, बड़ी अच्छी बात की सर। और इंशाअल्लाह ताला अब इसके साथ ही जो है अब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका इतनी रात को आप आए कि आपने मुझे ये मौका दिया FM 100, और आपका शोभी भाई खास तौर पे बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं वाकई हकीकतन आपका प्रोग्राम सुनता रहा हूँ और मुझे ये जान के भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप बानियों में से हैं इसके। और मेरा तो बल्कि दिल कर रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू बल्कि जो है ना अपने अखबार के लिए इंशाल्लाह करूँगा, और मेरे इंटरव्यूज़ में एक और खूबसूरत इजाफा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर, खुश रहें, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही फिर आपसे भी आप इजाज़त चाहेंगे।